Hello everyone. Good evening to all. I hope everyone is doing fine, amazing, fabulous. Correct? सगळे एकदम मस्त आहे, मजेत आहे, अगदी माझ्यासारखे हो की नाही? So welcome you all in the amazing platform of PW and आ गई हूँ मैं फिर से एक वंडरफुल चैप्टर के साथ in one shot, which is financial planning. Okay, so you might be wondering कि अभी से हमको financial planning की क्या need है, right? So इस particular chapter में हम बहुत basic सी चीजें पढ़ेंगे बेटा, जो आपने already सुनी है, आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मुंह से ये वर्ड्स सुने होंगे, राइट? बट उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, वो चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, वो सब हमें नहीं पता, राइट? तो हम इस चैप्टर में डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले कुछ क्यूरियस से ऐसे लगने वाले वर्ड्स जो है रिगार्डिंग फाइनेंस, यस, रिगार्डिंग फाइनेंस, इकोनॉमी, वो सब हम इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है? जस्ट लाइक एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूं तो बजट है ना, एवरीवन इज स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम, एवरीवन इज सेइंग व्हाट्सएप, राइट? तो वहां पे बहुत सारे आपने बजट रिलेटेड मीम्स देखे होंगे, बट हमें तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है, और वो ना मीम समझे, राइट? तो डोंट वरी, आज का यह चैप्टर पढ़ने के बाद वो मीम भी आपको बहुत अच्छे से समझने लगेंगे, ठीक है? सो वही बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है बेटा रिगार्डिंग फाइनेंस, रिगार्डिंग इकोनॉमी, रिगार्डिंग इनकम, तो ये सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे सो दैट आप लोगों को एक बेसिक आइडिया लगे, ठीक है? इट्स नॉट लाइक कि आप लोगों को अभी नीड नहीं है फाइनेंशियल प्लानिंग की, बट इट्स द राइट एज जहाँ पे आप ये बेसिक टर्मिनोलॉजी समझे। क्यों? क्योंकि अभी से अगर आप समझोगे तो आगे जाके आपको ये सारे फंडे एकदम क्लियर रहेंगे, ठीक है? एंड वी नो कि 10th में भी हमें ये सेम टू सेम चैप्टर है, राइट? 10th में भी फाइनेंशियल प्लानिंग नाम का चैप्टर है और उसमें काफी सारी न्यू चीजें दी हुई है, जिसको समझने के लिए इस चैप्टर को जानना जरूरी है। तो ये चैप्टर भी आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। अगेन थ्योरेटिकल चैप्टर है, ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, सॉल्व करने वाला सिस्टम है नहीं, बस हमें बेसिक सी थिंग्स समझनी है। इस चैप्टर में ज्यादा थ्योरी है, यस, मैथ्स में थ्योरी थोड़ा अजीब लग रहा है ना, बट डोंट वरी, इसमें हम थ्योरी ही पढ़ेंगे थोड़े से मैथमेटिकल वे में, ओके? तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी कि इस चैप्टर में क्या क्या न्यू चीजें या क्या क्या थिंग्स हम पढ़ने वाले हैं। So the topics that we will learn is introduction to financial planning, financial planning होता क्या है, क्या जरूरत है, वो सब, ओके? देन टैक्स स्ट्रक्चर, जो हमारा ये जो बजट है, सो कॉल्ड बजट, राइट? टैक्स इस वर्ड के आगे पीछे घूमता है, तो वही टैक्स क्या होता है, टैक्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सेविंग्स इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एंड आफ्टर दैट कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स किस तरीके से जनरेट किया जाता है, ओके? सो दीज आर दी थिंग्स और दी टॉपिक्स दैट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। सो एवरीवन इज रेडी? शैल वी स्टार्ट? यस, ओके, लेट्स गो देन। सो स्टार्टिंग विथ इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आते हैं ये फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत क्या है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है एक्चुअल में, ठीक है? आज नहीं बट आगे जाके आप लोग फॉर श्योर कुछ ना कुछ अर्न करोगे, करेक्ट? हर कोई अर्न करेगा ना, यस? कि रहेगा कोई नहीं? एवरीवन, राइट? एवरीवन विल अर्न समथिंग इन फ्यूचर। अब जब हम अर्न करते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके पास अगर पैसे आते हैं, कोई दिवाली में हमें देता है या फिर घर पे मेहमान आ जाते हैं, वो हमें पैसे देते हैं, तो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो उन पैसों को बचा के रखते हैं, राइट? सही समय आने पे यूज करते हैं, और कुछ ऐसे होंगे कि पैसे आए हैं तुरंत खर्च कर लेते हैं, है ना? तुरंत अपने लिए कुछ ले लेंगे, चॉकलेट्स ले लेंगे, ड्रेसेस ले लेंगे,
या कुछ ना कुछ स्कूल से रिलेटेड चीजें ले लेंगी, ऐसे रहता है, करेक्ट। हर कोई ऐसा करता है, कोई पर्टिकुलर बचा के रखेगा कि नहीं जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तब यूज करूंगा, और कोई तुरंत उसे खर्च कर देगा, है ना। तो यही चीज होती है, जब आप आगे जाओगे, जब आप अर्न करने लगोगे, अभी तो हमारे पास ये छोटा मोटा अमाउंट आ रहा है, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए या 5000 रुपए, राइट। बट आगे जाके तो बड़ा अमाउंट आएगा ना, आएगा क्या? यस तो जो आगे जाके हमारे पास बड़ा अमाउंट आएगा, उस अमाउंट को हमें कैसे यूज करना है, कैसे उसका एक्सपेंडिचर होना चाहिए, राइट। कितना अमाउंट हमें खर्च करना चाहिए, कितना हमें बचाना चाहिए, कौन सा अमाउंट कहाँ यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें धीरे धीरे हमें समझनी जरूरी है, ताकि हम उस इनकम को एक प्रॉपर तरीके से प्लान कर सकें, राइट। ताकि वो जो इनकम आ रही है वो एक साथ खर्च ना होते हुए कभी ग्रो भी करे और इमरजेंसी के लिए काम भी आ जाए, राइट। सो ये सारी चीजें होती है, इसीलिए जब भी हमारे पास पैसे आते हैं उसे सोच समझ के खर्च करना जरूरी होता है। और जब हम किसी भी अमाउंट के ऊपर थोड़ा सोच समझ के सेपरेशन करते हैं या खर्च करते हैं, वही होता है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। मतलब जो भी अमाउंट हमारे पास है उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक्सपेंड करना, राइट, खर्च करना, उसका एक्सपेंडिचर एक प्रॉपर तरीके से प्लान करना। ओके, सो अब जब भी हमारे पास पैसे आएंगे, कोई गेस्ट हमें पैसे दे के जाएगा, कोणी आलं जर घरी तर नक्की पैसे देतातच ना, हो मिळतात आपल्याला, मामा मावशी आत्या सगळे पैसे देतात, काही ना काही रुपये तर देतात। तर आता जर तुमच्याकडे पैसे आले तर थोडं त्याच्यावर विचार करा की कसे आपण ते पैसे समोर खर्च करायला पाहिजे, कशी त्याला प्लॅनिंग केली पाहिजे। ओके, आणि तीच होणार आजच्यासाठी तुमची फायनान्शियल प्लॅनिंग। ओके, आणि असं जर तुम्ही आतापासून करत गेले तर फ्युचरमध्ये फॉर शुअर तुम्ही एक बेस्ट फायनान्शियल प्लॅनर बनणार। ओके, चला तर फायनान्शियल प्लॅनिंग क्लिअर आहे बेटा। जे पण आपल्याकडे अमाउंट असते किंवा इन्कम असते किंवा काही पण जो पैसा आपल्याकडे येतो, त्या पैशाला कशा प्रकारे एक प्रॉपर प्लॅनिंग सोबत, ठीक आहे, एक प्रॉपर प्लॅनिंगनी खर्च करायचा किंवा कुठे जमा ठेवायचा किंवा कुठे टाकायचा, हे सगळ्या गोष्टी जे आपण प्लॅन करतो त्यालाच आपण म्हणतो फायनान्शियल प्लॅनिंग। तीच असते आपल्यासाठी फायनान्शियल प्लॅनिंग। ओके, तर हे आपल्याला कळलं। आता पुढे काय मॅम, कशी करायची ही प्लॅनिंग ते पण तर सांगावं लागेल ना, असंच थोडी येणार, हो की नाही। चला मग बघूया कशी करायची ही प्लॅनिंग। बघू, द नीड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, जैसे कि मैंने बताई कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है कि हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है उसको प्रॉपरली प्लान्ड वे में एक एक टुकड़ों में सेपरेट करके आगे खर्च करना या बचाना या इन्वेस्ट करना, लाइक दैट, करेक्ट। तो अब ये फाइनेंशियल प्लानिंग की नीड क्या होती है, एक एग्जांपल दी थी मैंने कि कुछ बच्चे जो पैसा आता है उसको बचा के रखते हैं सो दैट सही समय आने पे उसे खर्च करें, करेक्ट। सही समय आने पे यानी जब जरूरत पड़ रही है तब खर्च करें। अब फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट था जिसने पैसे बचा के रखे थे और एक ने तुरंत खर्च कर लिए। अब अचानक से स्कूल में आ गया असाइनमेंट और असाइनमेंट के लिए पेरेंट्स से पैसे लेने नहीं है, तो जिसके पास पैसे नहीं है वो उसको क्वेश्चन पड़ गया कि अब मैं क्या करूं, मेरे को तो पेरेंट्स के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट जिसके पास उसकी खुद की सेविंग्स थी, खुद का पैसा बचा हुआ था, उसने वो पैसे असाइनमेंट में यूटिलाइज कर, राइट, क्योंकि उसने उस टाइम पे अपने पैसे को बचा के रखा है, प्लान करा था कि नहीं जब आगे जाऊंगा तब उसे यूज करूंगा, है ना। तो यही कुछ चीजें हैं बेटा जो हमें फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करती है। ओके, या फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो टॉकिंग अबाउट नीड ऑफ फाइनेंशियल प्लॅनिंग की जरूरत क्यों है, का बरं करायची, काय गरज आहे अशी। आपण खर्च नाही करू शकत का मॅम, मागून घेऊ ना पॅरेंट्सला, काय हरकत आहे, हो ना,
असाइनमेंटच तर आहे, मागून घेऊ पॅरेंट्सला, काय हरकत आहे. तर तसं नसते बाळा. जर आपण पुढे गेलो तर पुढे तर आपण मागू नाही शकत ना, आता लहान आहे सध्या, हो ना, आता आपण बाळ आहे लहान लहान, तर आता आपण मागू शकतो. पण पुढे काय, पुढे पण मागणार का, है ना. उस समय पे हमारे पास होना जरूरी है. तो देखो, नीड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग में पहले आता है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर देम. ये बातें तुमसे ज्यादा तुम्हारे पेरेंट्स समझेंगे, पेरेंट्स को पूछ के देखना. ओके, अभी आप लोग 9th स्टैंडर्ड में हो, बट उनके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर होगा, हाँ, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर होगा, आपके पेरेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन फॉर श्योर होगा, ऑलमोस्ट सभी पेरेंट्स के, कि अभी तो ये 9th में है, बट जब 3 साल में इसका 10th 11th 12th हो जाएगा, उसके बाद जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लगेगी, किसी को इंजीनियरिंग करना होगा, किसी को मेडिकल में जाना होगा, किसी को बीएससी करनी होगी, किसी को नर्सिंग करनी होगी, किसी को बीकॉम करना होगा, व्हाटएवर यू वांट टू डू, ठीक है, जो भी आपको ग्रेजुएशन करनी है, ऑब्वियस है उस टाइम पे आपके एडमिशन के लिए काफ़ी पैसा लगेगा. इवन अभी भी आपकी स्कूल फीस भरने के लिए पैसे लगते हैं, राइट. तो हर एक पेरेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि आगे चल के जब एक साथ बल्क में अमाउंट लगेगा तब हम क्या करेंगे. मैक्सिमम पेरेंट्स के पास ऑलरेडी उसका सॉल्यूशन भी होगा कि नहीं, हमारे पास हमारी सेविंग्स है, कुछ पैसे हमने बचा के रखे हैं अपने मंथली इनकम से, जो हम आगे तुम्हारे एडमिशन के लिए यूज करेंगे. आज सभी अपने पेरेंट्स को ये क्वेश्चन पूछ के देखना, क्या ये चीज उनके माइंड में थी. तो यस, दे विल से यस, ठीक है. तो यही बात है बेटा कि उनकी जो मंथली इनकम आ रही थी उसको उन्होंने प्रॉपरली प्लान किए कि इतना अमाउंट हम पूरे मंथली एक्सपेंस में खर्च करेंगे, किराना में, मार्केट में, एजुकेशन में, व्हाटएवर, और उसमें से थोड़ा अमाउंट हम हर महीने सेव करके रखेंगे, ताकि उसमें से हम क्या क्या कर सके, बच्चों का एजुकेशन कर सके. उसके बाद अगर किसी का बिजनेस का प्लान है तो बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके. बाइंग अ व्हीकल खरीदना है तो एक साथ खरीदते हैं कि नहीं, आज ये महीने की सैलरी आई, इस महीने के सैलरी से मैं गाड़ी ले लेता हूँ, ऐसा होता है क्या बेटा. नो, हमारे पास जो सेविंग्स होती है, जो हर महीने हमने थोड़ा थोड़ा बचाया होता है, उस पैसे से, वो जमा हुए पैसे से हम व्हीकल खरीदते हैं, करेक्ट. तो आगे जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं या खर्चा करते हैं, उस खर्चे के लिए हमें एक लमसम अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट रिक्वायर्ड होता है, और वो बड़ा अमाउंट एकदम से नहीं आता, राइट. अगर हॉस्पिटल इमरजेंसी हो गई, लेट्स से मेडिकल इमरजेंसी हो गई, तो उस टाइम पे भी हमें बड़ा अमाउंट लगने के चांसेस रहते हैं. तब भी वो समय पे आएगा कि एकदम नहीं. तो ये सारी चीजें, ये सारा अमाउंट आएगा कैसे, आपके पेरेंट्स ने स्टार्टिंग से ही सोच के रखा है ना. आपके पेरेंट्स ने स्टार्टिंग से ही प्लानिंग की कि मेरी मंथली सैलरी इतनी है, अब इतने में से इतना अमाउंट खर्चे में चला जाएगा और कुछ अमाउंट हर महीने हम सेव करेंगे, बचा के रखेंगे, सो दैट कभी अगर जरूरत पड़ी, व्हीकल लेना है, बिजनेस में डालना है, एजुकेशन में लगना है, हॉस्पिटल इमरजेंसी आ गई, व्हाटएवर इट इज, जो भी जरूरत पड़ी उसके लिए हमारे पास एक अमाउंट हो ऑलरेडी, ठीक है. जब भी जरूरत पड़ी तुरंत निकाले और उसको यूज कर लिए. तो ये होती है हमारी नीड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत क्यों है, क्योंकि कब क्या आ जाए, कधी काय होणार, कधी कोणती गरज पडणार, हे आपण सांगू शकत नाही. आणि म्हणूनच आपल्याला प्रत्येक गोष्टीसाठी आधीच प्रिपेअर असायला हवं, हो ना. प्रत्येक गोष्टीसाठी आधीच प्रिपेअर असायला हवं. आणि फायनान्शियल प्लॅनिंग तेच करते बेटा. फायनान्शियल प्लॅनिंग आपल्याला समोर होणाऱ्या किंवा फ्युचरमध्ये होणाऱ्या गोष्टींसाठी प्रिपेअर ठेवते. ओके, नेहमी तुम्ही प्रिपेअर असता. जर समोर काही अडचण आली, समोर काही गरज पडली, तर तुम्ही ऑलरेडी त्यासाठी प्रिपेअर आहात, कारण तुम्ही आधीच फायनान्शियल प्लॅनिंग केलेली आहे. ठीक आहे, छोटी गोष्ट आहे पण खूप जास्त महत्त्वाची गोष्ट आहे. ठीक आहे, तर आज सगळे जा आपल्या पॅरेंट्सशी बोला, त्यांच्याशी डिस्कस करा, ते तुम्हाला अजून चांगल्याने सांगतील.
का त्यांचं काय एक्सपिरियन्स आहे, त्यांनी काय प्लॅनिंग केली होती, फायनान्शियल प्लॅनिंग केली होती. ओके, आहे छोटीशी पण खूप महत्वाची गोष्ट आहे. आणि जर तुम्ही आतापासून हे शिकाल तर पुढे जाऊन खूप व्यवस्थितरित्या ते मॅनेज करू शकता. ठीक आहे, चला आता पुढे बघूया. नेक्स्ट, आता हे सेविंग्स आणि इन्वेस्टमेंट काय. ठीक है, दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. तो जैसे कि मैंने अभी बोली आप लोगों को कि यहाँ पिक्चर भी दिख रही है ना, पिगी बैंक सबके पास होता है, पिगी बैंक सबके पास होता है, कॉइन बॉक्स, गुल्लक, राइट. हम हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट गुल्लक में डालते हैं ताकि वो पैसा हमें फिर बाद में काम में आ जाए. बट अगर आपने एक गुल्लक ली, 1 साल तक उसमें पैसे डालते गए तो आपने जितने पैसे डाले हैं वो गुल्लक में उतने ही पैसे मिलेंगे आपको, राइट. आपने जितने पैसे डाले हैं उस गुल्लक में उतने ही पैसे जमा होंगे पूरे साल भरे में. एक्स्ट्रा होने वाले हैं क्या, डबल होने वाले हैं क्या गुल्लक में रखे रखे, कि मैंने चलो 1000 रुपए जमा कर ली, उसके 2000 मेरे को मिल जाएंगे गुल्लक फोड़ने के बाद, ऐसा होगा क्या, है ना. तो गुल्लक क्या करती है बेटा, गुल्लक हमने जितने पैसे डाले उस पैसे को एज इट इज लंबे समय तक रखती है. ठीक है, जितना हम चाहे उतने समय तक उसको रख सकते हैं. बट इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट इज समथिंग कि आप अगर पैसे डाल रहे हो, एक ऐसी गुल्लक मैं बोल सकती हूँ. ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब एक ऐसी गुल्लक जिसमें अगर हम पैसे डालें तो हम जितने डाल रहे हैं हमें उससे ज्यादा वापस मिल रहे हैं, पैसे बढ़ के वापस आ रहे हैं. ठीक है, पैसे अपने आप बढ़ रहे, जादू हो रहा है वहां पे. कोई तो हमें आके वरदान दे रहा है, घे पुत्र पैसे ठेव माझ्याकडनं थोडेसे जास्त, असं काही. ठीक आहे, तर इन्व्हेस्टमेंट तसंच होते बेटा. इन्व्हेस्टमेंट मध्ये जर आपण काही पैसे टाकले, इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे एक अशी स्कीम ज्यामध्ये आपण जर काही पैसे टाकले तर ते पैसे इन्क्रीज होऊन आपल्याला वाढून आपल्याला मिळेल. पण सेव्हिंग्स मध्ये काय होते की जर आपण पैसे टाकले तर ते जेवढ्याच्या तेवढेच असणार आणि तेच पैसे आपल्याला परत मिळणार. ठीक है, तो सेविंग्स फॉर एग्जाम्पल वही मैंने बताई कि हम हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचा के रख रहे हैं, है ना. हम हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचा के रख रहे हैं. मम्मी तकिया के नीचे रख रही है, चावल के डब्बे में रख रही है, अपने क्या बोलते हैं उसको रैक के नीचे रख रही है, फ्रिज के नीचे रख रही है. तो ये जो है ये मम्मी की सेविंग्स है, वो अपने आप बढ़ेगी नहीं. मम्मी ने जितना पैसा बचाया है उतना ही उनको वापस मिलेगा, राइट. तो दिस इज सेविंग. एंड इन्वेस्टमेंट में हमारा पैसा इंक्रीज होके हमें मिल रहा है, बढ़ के हमें मिल रहा है. तो असं कसं मॅम, असं इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे असं काय होणार की आपल्याला आपोआप पैसे वाढून मिळणार. तर खूप सोपी आहे बेटा. 2 एक्झाम्पल देते. बँक अकाउंट सगळ्या पॅरेंट्सचे आहे, हो ना, तुमचे नसणार पण तुमच्या पेरेंट्सचे आहे बैंक अकाउंट, हो ना. चलो एक और वर्क, एक तो आपको बोली मैंने कि वो पूछना है प्लानिंग से रिलेटेड. सेकंड, बैंक अकाउंट आप सभी के पेरेंट्स के हैं, है ना. तो बैंक अकाउंट में जब पैसे डाल रहे हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट में जब हम पैसे डाल रहे हैं तो वहाँ पे 2 चीजें होती है बेटा. एक नॉर्मल अकाउंट में जो पैसे डाल रहे हैं वो एज इट इज रह रहे हैं, थोड़ा बहुत हमें इंटरेस्ट मिला तो मिला, ओके. बट एक उस पे होती है एफडी नाम की चीज. एफडी आप लोगों ने सुनी होगी ना, एफडी आप लोगों ने ऑलरेडी सुनी होगी. एफडी इज फिक्स्ड डिपॉजिट. आपको नहीं पता, नहीं सुनी है तो पेरेंट्स से जाके एक बार पूछना कि ये अपनी एफडी है क्या. तो ये एफडी क्या होता है बेटा कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लमसम अमाउंट था, ठीक है, 50,000 थे या 1 लाख थे. तो हमने क्या किए, वो पूरा अमाउंट उठा के फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिए बैंक में. बैंक में एफडी बना ली 2 साल के लिए. तो जब हमने उस 1 लाख की एफडी बनाई 2 साल के लिए और 2 साल के बाद बैंक में जाके बोले ओ भैया हमारी एफडी हमको वापस करो, हमारा पैसा हमको वापस करो. तो भैया ने बोला रुको रुको, अब आपने तो 1 लाख दिए थे पर मैं आपको 1 लाख वापस नहीं दूंगा, उस 1 लाख के 1,50,000 वापस दे दूंगा. आप वहीं खुश हो गए, राइट. तो एफडी क्या करती है बेटा, एफडी में मिलता है हमें इंटरेस्ट. ठीक है, एफडी इज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट हम बोल सकते हैं. तो बैंक में जब हम पैसे डाल रहे हैं, 2 साल के लिए हमने बैंक को पैसे दिए, बैंक ने उस पे हमें इंटरेस्ट दी और वो इंटरेस्ट 50,000 हुआ और वो इंटरेस्ट के साथ हमें पूरा का पूरा अमाउंट 2 साल के बाद वापस मिल गया.
1 लाख हमारा एक्चुअल अमाउंट और 50 लाख का इंटरेस्ट, 50,000 का इंटरेस्ट हमें उस पे मिला। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं विच आर दी वेज ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो देखो यहाँ पे कुछ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के वेज दिए हुए हैं। लाइक आपका सैलरी अकाउंट, ठीक है, सैलरी अकाउंट में जितना कंपनी देगी उतना ही आएगा, बढ़ा के तो देने वाली है नहीं। कंपनी बोलेगी क्या, नहीं ले इस महीने तेरे को 10,000 ज्यादा दे देता हूँ, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो वो आपका क्या हो गया बेटा, एक तरीके से मंथली इनकम आपके पास आ रही है और एक फिक्स्ड इनकम आपके पास आ रही है। ठीक है, पीपीएफ इस काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं एक फंड है जो अगेन इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है। जैसे एफडी होती है वैसे ही पीपीएफ में भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। लाइक आपने म्यूचुअल फंड्स सुना ही होगा, ऐड देखी है सबने, राइट? म्यूचुअल फंड्स सबने सुना है। इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऐसा कुछ तो भी बोलते हैं वो लोग ऐसे धीरे धीरे से वर्ड में, राइट? तो म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। एलआईसी हमारे घर में बहुत कॉमनली यूज होती है। आरडी, तो ये सारी चीजें जो है बेटा ये सब हमारी नेशनल स्कीम्स जो होती है, कुछ कुछ पेंशन स्कीम होती है, पीएफ अकाउंट होता है, राइट? ये सब हमारे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। और सेविंग बोले तो गुल्लक, ठीक है, सेविंग बोले तो गुल्लक कि हम जो पैसा रखेंगे वो पैसा एज इट इज बढ़ते बढ़ते हमको मिलेगा, जितना हमने रखे उतना ही हमें वापस मिला। दिस इज आ सेविंग्स। ओके, सो देयर आर सेवरल वेज ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, बहुत सारे तरीके हैं सेव करने के भी और इन्वेस्ट करने के भी। इनके बारे में इन डिटेल ये जो हर एक तरीके है कैसे इन्वेस्ट करना है, ये इनके बारे में आपको इन डिटेल दिया है बेटा 10th स्टैंडर्ड। ओके, 9th में बस एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट क्या होती है और कौन से तरीके हैं, बस। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा एक, ठीक है, बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन है। व्हाट इट सेज, अलका स्पेंड 90% ऑफ द मनी दैट शी रिसीव एवरी मंथ। ठीक है, अलका को हर महीने कुछ अमाउंट मिलता है, हर महीने उसको एक सैलरी या व्हाटएवर एक अमाउंट मिलता है जिसमें से वो 90% अमाउंट खर्च कर देती है। ठीक है, 90% अमाउंट खर्च कर देती है एंड सेव्स ₹120। हर महीने जितना भी उसको अमाउंट मिलता है उसमें से 120 रुपए वो बचा के रख लेती है। 90% खर्चा कर देती है और 120 रुपए बचा के रख लेती है। सो हाउ मेनी मनी डज शी गेट मंथली, उसको हर महीने कितना पैसा मिलता है, कितना अमाउंट मिलता है, ये हमें फाइंड आउट। ओके, सो लेट the amount of money Alka gets monthly be X रुपीज। X यानी उसको हर महीने X रुपए मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसका खर्चा कितना है, स्पेंड कितना करती है, she spends 90% of the money, right? She spends 90% of the money। तो ये जब मनी वो खर्च कर रही है उसका टोटल उसके पास है X और X का 90% वो खर्च कर रही है बेटा, राइट? उसके पास टोटल अमाउंट X है और X का 90% वो खर्च कर रही है। तो ये कितना हो गया फिर, X इंटू 90/100। इतने रुपीज वो हमेशा खर्च कर देती है। एंड सेव कितना करती है, अमाउंट शी सेव्स, कितना अमाउंट सेव कर रही है बेटा वो, ₹120 रुपीज सेव कर रही है। तो अब देखो, देयरफॉर उसकी टोटल जो इनकम है, टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए, जो उसने 90% खर्च कर दी
प्लस उसने 120 रुपए बचा ली, ठीक है, 90% खर्च करी, 120 रुपए बचा ली, और इतना पूरा मिला के उसकी टोटल इनकम बनेगी। चलो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 90/100x इक्वल्स टू 120। कितना हो जाएगा बेटा ये? 100 माइनस 90, 100x माइनस 90x, ओके, 100x माइनस 90x अपॉन 100 इक्वल्स टू 120। ओके, ये 100 इधर चला जाएगा और 100 माइनस 90x 10x बाय 100 इक्वल्स टू 120। यहाँ से ये जीरो कैंसिल, x बाई 10 इक्वल्स टू 120 एंड therefore x इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? x इज 120 इंटू 10, दैट इज x इज इक्वल्स टू ₹1200। ओके, तो टोटल अमाउंट उसके पास कितना है? टोटल अमाउंट उसके पास कितना है बेटा? हर महीने उसको 1200 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, हर महीने उसको 1200 रुपए मिल रहे हैं, जिसमें से 90% वो खर्च कर दे रही है और 120 रुपए बचा ले रही है, ठीक है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Sumit borrowed a capital of ₹50,000 to start his food product business. In first year, he suffered a loss of 20%. ठीक है, सुमित ने कहीं से 50,000 रुपए उठाए, बोरो किए, ओके, कहीं से 50,000 रुपए उठाए, बोरो किए, और उसने एक बिजनेस शुरू किया। कौन सा बिजनेस बेटा? फूड प्रोडक्ट्स का। और उस फूड प्रोडक्ट के बिजनेस में पहले ही साल उसको 20% का लॉस हो गया, पहले ही साल उसको 20% का लॉस हो गया। फिर ही इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल इन द न्यू स्टील बिजनेस एंड मेड द प्रॉफिट ऑफ 5%। फिर उसने क्या किया कि देख लिया 20% का मेरे को लॉस हुआ, तो लॉस होने के बाद जो अमाउंट उसके पास बचा, या लॉस होने के बाद जो अमाउंट उसके पास बचा, वो अमाउंट ने स्टील बिजनेस में लगा दिया, ठीक है, और वो स्टील बिजनेस से उसको 5% का हुआ प्रॉफिट, ठीक है, 20% का लॉस और फिर बचे हुए अमाउंट पे 5% का प्रॉफिट। तो एट द एंड हमें ये पूछा गया है कि हाउ मच वाज हिज प्रॉफिट और लॉस कंप्यूटेड ऑन हिज ओरिजिनल कैपिटल। मतलब उसको ये जो 50,000 रुपए उसने बोरो किए थे, उस 50,000 पे एक्चुअल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो कितने का हुआ एंड लॉस हुआ तो कितने का हुआ, ओके, ये हमें बताना है। तो लेट्स स्टार्ट। सुमित बोरोड, टोटल अमाउंट कितना है बेटा? टोटल अमाउंट या कैपिटल, ओरिजिनल कैपिटल बोल सकते हैं हम, 50,000, ठीक है। लॉस इज 20%, विच इज कितना हो जाएगा? 50,000 का 20%, ये 20% ऑफ 50,000, ये कितना हो गया बेटा? 20/100 इंटू 50,000। तो ये 0 गया, 0 गया, बचा कितना हमारे पास? 5 2 10 एंड 1 2 3 zeros। तो 10,000 का उसको कितना हुआ? लॉस हुआ बेटा। Therefore, लॉस इन फर्स्ट ईयर, पहले ही साल उसको लॉस कितना हो गया? 10,000 का लॉस हो गया। Therefore, रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा बेटा? रिमेनिंग अमाउंट कितना आ जाएगा? रिमेनिंग अमाउंट इज, इसके पास जो टोटल इसके पास पहले था, राइट, टोटल अमाउंट माइनस लॉस में जितना चले गया, राइट, टोटल अमाउंट जितना था और लॉस में जितना चले गया, उसके बाद हमें बचा हुआ अमाउंट मिल जाएगा, विच इज 50,000 माइनस 10,000 इज इक्वल्स टू 40,000। मतलब उसको फूड प्रोडक्ट में, राइट, फूड प्रोडक्ट के बिजनेस में 20% का लॉस होने के बाद उसके पास सिर्फ 40,000 बच गए,
रिमेनिंग अमाउंट वाज 40,000। ठीक है, अब उसने क्या किया, ये जो रिमेनिंग अमाउंट था, ये जो 40,000 उसके पास बचा था, वो उसने कहाँ लगा दिया बेटा, स्वीट बिजनेस में। ओके, स्टील नहीं, स्वीट बिजनेस में लगा दिया। सो अमाउंट invested in sweet business is 40,000 रुपीज। 40,000 उसने इन्वेस्ट किए, जिसमें उसको प्रॉफिट हुआ 5% का, प्रॉफिट ऑफ 5%, राइट, प्रॉफिट ऑफ 5%, यानी इस 40,000 का 5% मिला उसको, करेक्ट, 40,000 का 5%, विच इज 40,000 इंटू 5/100। 0 0 0 0 गया, 5 4 20 एंड ये 2 zeros, यानी 2,000 रुपए उसको प्रॉफिट मिला, राइट। 40,000 पे उसको 2,000 रुपए प्रॉफिट मिल गया। देयरफॉर अमाउंट आफ्टर प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद उसके पास कितना अमाउंट बचा बेटा, प्रॉफिट के बाद उसके पास बचा, पहले का था 40,000, राइट, पहले का था 40,000 और 2,000 मिल गए उसको प्रॉफिट के पैसे, 2,000 उसको मिल गए प्रॉफिट के पैसे। सो टोटल अमाउंट कितना हो गया इसके पास, 4,200 रुपीज, सॉरी 42,000 रुपीज। ओके, अब पूरा ओवरऑल इतना तामझाम करने के बाद उसके पास बचे 42,000, 42,000, बट एक्चुअल में कितने थे, 50,000, और बचे कितने, 42,000, मतलब एक्चुअल अमाउंट से कम। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ऑब्वियसली लॉस हो गया, है ना। देयरफॉर he suffered लॉस ऑफ, कितने का लॉस होगा बेटा, 50,000 माइनस 42,000, दैट इज 8,000 का। he suffered लॉस ऑफ रुपीज 8,000, 8,000 का उसको लॉस हो गया। ओके, और अगर हमें लॉस परसेंट निकालने हैं, हाँ, लॉस परसेंटेज निकालने तो कैसे निकालेंगे, देयरफॉर लॉस परसेंट इज 8,000 अपॉन 50,000 इंटू 100। 0 0 गया, 0 0 गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। सो कितना आ जाएगा आपका, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 16%, राइट, 16% का उसको लॉस हो गया उसके ओवरऑल बिजनेस में। ठीक है, तो क्या किए बेटा हमने, पहले उसके पास 50,000 अमाउंट था, 50,000 का 20% लॉस होने के बाद 10,000 चले गए, यानी सिर्फ 40,000 बचे। फिर 40,000 स्वीट वाले में इन्वेस्ट कर दिया, जिससे 5% का प्रॉफिट मिला, यानी 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। तो टोटल उसके पास हो गए 42,000। ओरिजिनली उसने किसी से उधार लिया था 50,000 रुपए, बट बचे उसके पास 42,000, राइट। तो टोटल लॉस कितना हो गया फिर, 50,000 माइनस 42,000, दैट इज 8,000 का उसको लॉस हुआ, यानी 16% ओवरऑल अमाउंट पे उसको 16% का लॉस हुआ बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Nikhil spent 5% of his monthly income on his children's education। ठीक है, निखिल के पास जो भी इनकम आती है हर महीने, उसमें से वो 5% एजुकेशन पे दे रहा है। ठीक है, इन्वेस्टेड 14% इन शेयर्स, 14% वो कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, 3% बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, और 40% जो है वो डेली एक्सपेंस, मतलब रोजमर्रा का जो खर्चा है, किराना, बाजार वगैरह व्हाटएवर, उसमें वो 40% यूज कर रहा है। ठीक है, एंड ही लेफ्ट विद द बैलेंस ऑफ रुपीज 90,000। इतना पूरा खर्चा करने के बाद उसके पास 19,000 रुपए बैलेंस बच रहे हैं। ठीक
ये बच जा रहे हैं। तो हमें पता करना है कि इसकी टोटल मंथली इनकम कितनी थी, या निखिल की मंथली इनकम कितनी है। चलो कैलकुलेट करते हैं फिर। तो लेट निखिल्स मंथली इनकम बी एक्स। ठीक है, मंथली इनकम एक्स ले लिए बेटा, जिसमें से 5% ऑन एजुकेशन, पहला आ रहा है 5% ऑन एजुकेशन। तो कितना हो जाएगा ये 5% ऑफ एक्स विच इज 5/100 एक्स। इतना अमाउंट उसने एजुकेशन में कर लिया। फिर सेकंड वो क्या कर रहा है, सेकंड इज 14% इन शेयर्स, 14% शेयर्स, so it is 14/100 into x। तीसरा वो कर रहा है बेटा 3% बैंक में डिपॉजिट, 3% बैंक डिपॉजिट, so it is 3/100 of x। and lastly 40% of daily expense, fourth is 40% daily expense, that means 40/100 x। और इतना पूरा करने के बाद उसके पास अमाउंट बच कितना रहा है, बैलेंस इज 19,000। अब अगर टोटल इनकम निकालनी है तो इन सारे एक्सपेंसेस को प्लस बैलेंस को ऐड करेंगे, तब जाके हमें उसकी टोटल इनकम मिलेगी ना बेटा। टोटल इनकम जो है x, राइट, देयरफॉर टोटल इनकम क्या होनी चाहिए, टोटल एक्सपेंडिचर जो भी उसने खर्च किया, राइट, टोटल एक्सपेंडिचर प्लस जो बैलेंस बच गया, ये पूरा मिला के हमें उसकी मंथली इनकम मिल जाएगी। तो मंथली इनकम कितनी ली है हमने, x इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, ये चारों वो हर महीने खर्च कर रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है, व्हाटएवर, अलग अलग जगह पे वो डाल रहा है, मतलब यूटिलाइज कर रहा है। तो पहला आ गया आपका 5/100 x प्लस 14/100 x प्लस 3/100 x प्लस 40/100 x प्लस बैलेंस इज 19,000। ये बैलेंस इज 19,000। तो अब कितना हो गया ये, x इज इक्वल्स टू, ऐड करो तो 14 प्लस 5 इज 19, 19 प्लस 3 is 21 and 21 plus 40 is 61। okay, so 61/100 x or 62 actually, not 61, okay, 62/100 x plus 19,000। so ये इसको इधर ले लेंगे, क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 62/100 x इज इक्वल्स टू 19,000। 100 माइनस 62, 100x माइनस 62x बाय 100 इज इक्वल्स टू 19,000। ओके, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको आगे। ओके, so 100 minus 62 is 10 minus 2, 8, 10 minus 7 is 3, 3. 38x by 100 is equals to 19,000। okay, 19,000। फिर आगे इसको फर्दर कैलकुलेट कर लेंगे तो वी विल गेट दी आंसर। ये 100 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 38 डिवीजन में आ जाएगा। ओके, सो 38x is equals to 19,000 into 100. So x is equals to 19,000,000 upon 38, which is आपका आ जाएगा 5 सा, right? Yes. So
5 और ये 0, 50,000. Okay, so his monthly income was rupees 50,000. जो उसके पास हर महीने 50,000 रुपए आ रहे थे, उसमें से ये सारा उसका एक्सपेंडिचर करने के बाद 19,000 बैलेंस बच रहा था. तो दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट द टोटल इनकम. जो भी हमें दिया हुआ है, जितना भी एक्सपेंडिचर है, बैलेंस है, उस सबको हम मर्ज अप कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें हमारी टोटल इनकम. ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट इज टैक्सेशन. अब ये टैक्सेशन क्या होता है, क्यों होता है? ओके, तो टैक्स हमें पता है, हमने सुना है, राइट? हम हर कोई इंसान टैक्स देते हैं, एजुकेशन पे टैक्स देते हैं, प्रॉपर्टी पे टैक्स देते हैं, इनकम पे टैक्स देते हैं, है ना? तो ये टैक्स मतलब होता क्या है? तो टैक्स मतलब हम जो पैसे अर्न कर रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा, राइट? हम जो पैसे अर्न कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, सो वॉटेवर मनी हम एक्सपेंडिचर में लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं या हमारे पास आ रही है, उसमें से कुछ हिस्सा, कुछ अमाउंट हम गव्हर्नमेंट को देंगे. ओके, येस, द्यावं लागतं बेटा. काय करायचं? द्यावंच लागेल. ठीक आहे. तर जे काही आपल्याकडे पैसा येतो आहे, ठीक आहे, जे काही आपल्याकडे इन्कम येती आहे, त्या इन्कम मधनं काही अमाऊंट आपण गव्हर्नमेंटला देणार. इवन जर आपण काही हॉटेलमध्ये गेलो, काही खायला, कपडे खरेदी केले, तर त्यामध्ये पण आपण काही अमाऊंट गव्हर्नमेंटला देतो. तर जो अमाऊंट आपण गव्हर्नमेंटला देत आहोत, जो अमाऊंट आपण गव्हर्नमेंटला देत आहोत, त्यालाच टॅक्स म्हटलं जातं. त्यालाच काय म्हणतो आपण? टॅक्स म्हणतो. वॉट एव्हर अमाऊंट, स्मॉल अमाउंट वी आर गिविंग टू दी गवर्नमेंट फ्रॉम आर इनकम, फ्रॉम आर मनी, हमारे पैसों से, हमारे इनकम से जो हम गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं, उसी को हम बोलेंगे टैक्स. अब ये गवर्नमेंट हमसे पैसा क्यों लेती है? तो काम होगा, राइट? ऐसे ही दे देंगे क्या? तो गवर्नमेंट जो भी हमसे पैसे लेती है बेटा, टैक्सेशन जो होता है, ये टैक्स की नीड क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट वही सेम अमाउंट अलग अलग चीज़ों में खर्चा करती है. लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, रोड्स हो गया, देन हमारी आर्मी को जो खर्चा लग रहा है, राइट? और इसके अलावा डिजास्टर्स जो होते हैं बड़े बड़े से, है ना, उसमें कुछ अमाउंट देना पड़ता है, या डिजास्टर में जब खर्चा लगता है तो वो सारा जो अमाउंट आता है, वो सारा जो पैसा आता है, वो हमारे दिए हुए पैसों से ही खर्च होता है. हमारे दिए हुए पैसों से ही खर्च होता है. तो हमारी फैसिलिटीज के लिए गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स लेती है, या कुछ कुछ नई नई चीजें बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करती है, सिटीज में लाइट्स प्रोवाइड करती है, पानी प्रोवाइड करती है. ये सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट को जो पैसा लगता है वो हमारे टैक्स से यूज होता है, हमारे दिए हुए टैक्स से यूज होता है. ठीक है, उसी को हम बोलते हैं टैक्सेशन. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो दिया है प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, वाटर सप्लाई हो गया, ये सारी चीजें. देन इम्प्लीमेंटिंग वेरियस वेलफेयर स्कीम्स, कुछ स्कीम्स होती है गवर्नमेंट के तरफ से, अभी तो हमें पता है आवास योजना एंड ऑल, ठीक है, महिलांसाठी आलेली लाडकी बहीण योजना ना खूपच प्रचलित झाली आहे. तर तसेच अशा भरपूर स्कीमा जे काढतात बेटा, लाडकी बहीण, हो ना, अशी जी स्कीम्स असते ते सुद्धा आपल्याच पैशानी, आपलेच पैसे आपल्याला परत दिले जातात, अजून काही नाही. ठीक आहे. नंतर इम्प्लिमेंटिंग स्कीम्स ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड, दिस इज इम्पॉर्टेंट. लाइक रॉकेट्स लॉन्च हमें पता है ना, हमारी आर्मी के लिए कुछ खर्चा है. तो जो भी साइंस में जो भी नई नई तरक्की हो रही है उसके लिए गवर्नमेंट को पैसे लगते हैं ना, और वो पैसे कहाँ से आते हैं? हमारे ही दिए हुए टैक्स से आते हैं. तो जो भी अलग अलग डेवलपमेंट्स होती है या रिसर्च होती है, उन सारी चीज़ों को भी हमारे पैसों से ही किया जाता है, या टैक्स के पैसों से ही किया जाता है. ठीक है. देन नेक्स्ट इज मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए. गिविंग एड टू पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर से अफेक्ट हुए लोगों की मदद करने के लिए. डिफेंस ऑफ द कंट्री एंड इट्स सिटीजन, एक्स्ट्रा.
हमारे कंट्री के डिफेंस सिस्टम में, मतलब अगेन दैट आर्मी एंड ऑल, ठीक है, नेवी, आर्मी, व्हाटएवर। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं, जो भी एक्सपेंडिचर लगते हैं, वो गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी बेटा? वो पैसे हमसे जनरेट होंगे। हम जो अर्न करेंगे उसमें का कुछ अमाउंट हम गवर्नमेंट को देंगे और गवर्नमेंट उस पैसे को इन सारी अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करेगी। तो आगे से ये मत बोलना कि हमने किसी की मदद नहीं की, हम किसी को पैसे डोनेट नहीं करते या हम किसी को कुछ दे नहीं पाते, तो ऐसा नहीं। हम हमेशा अपने दिए हुए टैक्स से, हम कपड़े खरीदते हैं जीएसटी लगती है, खाना खाते हैं जीएसटी लगती है, क्या है वो? टैक्स ही है। तो हम अपने दिए हुए टैक्स किसको दे रहे हैं? हम अपना पैसा किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट क्या करी? इन्हीं सारी चीज़ों में दूसरों की, मतलब हमारी ही हेल्प करने में उनको यूज़ कर रही है। ओके बेटा, तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हम हेल्प कर रहे हैं, हम हमारे सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं, सोसाइटी को डेवलप करने में हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है। ओके चलो, तो टैक्सेशन इज क्लियर। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टैक्सेस। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ओके, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब हमें नाम से ही पता चल रहा है। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देंगे, जो हम डायरेक्टली खुद जाके गवर्नमेंट को देंगे, वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो हम किसी तीसरे पर्सन के थ्रू, गवर्नमेंट को देंगे। ठीक है, हमने किसी और को दिया, उस पर्सन ने जाके गवर्नमेंट को दिया, तो ये होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। और बेस्ट एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स मतलब, जैसे अगर हमारी कोई मंथली इनकम आ रही है, ठीक है, और उस मंथली इनकम पे एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, उसके ऊपर अगर जाती है तो हमें टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, सो अभी के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल अभी का जो हमें सिस्टम पता है उसके हिसाब से, अगर आपकी मंथली इनकम 3 लाख से ज़्यादा है साल भरे की, ओके, ईयरली इनकम काउंट की जाती है, अगर साल भरे की इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। और वो टैक्स आप खुद गवर्नमेंट को पे करोगे डायरेक्टली, खुद आपने अपने इनकम का टैक्स गवर्नमेंट को दिए, तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा? तो आप कहीं खाना खाने चले गए, आपने शॉपिंग कर ली थोड़ी सी, राइट, आपने शॉपिंग कर ली, कपड़े खरीद लिए, आपने प्रॉपर्टी खरीद ली लेट्स से, तो जो आपको बिल जनरेट होके मिलता है, होटल में गए बिल मिला, कपड़े खरीदे बिल मिला, दोनों बिल्स पे एक जीएसटी करके कुछ लिखा होता है ना, जीएसटी एक्स्ट्रा ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने 500 रुपए का खाना खाया और 20 रुपए जीएसटी दी, आपने 2000 के कपड़े खरीदे, 200 रुपए जीएसटी दे दी, आपने गोल्ड खरीद लिया, उस पे जीएसटी दे दी। तो ये जो है, ये क्या कर रहे हैं हम? अमाउंट, यानी हम जो ये टैक्स है वो किसको दे रहे हैं? दुकानदार को दे रहे हैं, तीसरे पर्सन को दे रहे हैं, और वो दुकानदार वो पैसे फिर गवर्नमेंट को देगा, वो दुकानदार हमारे पैसे गवर्नमेंट को देगा। मतलब ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या हो गया बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ से वहां, वहां से वहां। ठीक है, तो दिस इज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जो हम डायरेक्टली देंगे दैट इज डायरेक्ट, और हम किसी और के थ्रू देंगे वो इनडायरेक्ट। तो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, देखो, डायरेक्ट टैक्सेस व्हिच आर पेड डायरेक्टली बाय द टैक्स पेयर, यानी हम, टैक्स पेयर मतलब हम। और इनडायरेक्ट का क्या है? व्हिच आर नॉट पेड डायरेक्टली बाय द टैक्स पेयर, टैक्स पेयर से डायरेक्टली पे नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ये जो तीनों टाइप ऑफ टैक्सेस है बेटा, ये डायरेक्ट टैक्सेस है। और इनडायरेक्ट के लिए सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इनके बारे में, ठीक है, ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जो हमने जीएसटी बोले, ये सब तो अब कंबाइनली जीएसटी बन गया है। ठीक है, अभी ऐसे अलग अलग टैक्स नहीं लगते, कंबाइन होके एक जीएसटी बनती है। ठीक है, तो इनके बारे में आप 10th स्टैंडर्ड में इन डिटेल पढ़ोगे। अगेन इस क्लास में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। ओके, तो हम इस क्लास में या 9th स्टैंडर्ड में मेजरली डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। व्हाट एवर वी विल डिस्कस इन दिस 9th स्टैंडर्ड
वो होगा हमारा सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स का डिस्कशन, कि इनकम टैक्स क्या होता है, कैसे दिया जाता है, कैसे कैलकुलेट होता है, कितना देना होता है, ये सारी चीजें हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। ओके, चलो फिर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इज इनकम टैक्स। तो हम ये जो इतना डिस्कस कर रहे थे कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और 9th स्टैंडर्ड में हम मेजरली इनडायरेक्ट टैक्स की बात करने वाले हैं, तो हम बात करने वाले हैं बेटा इनकम टैक्स की। ठीक है, इनकम टैक्स इज मेजरली गिवन डायरेक्ट टैक्स टू दी गवर्नमेंट। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स जो हम देते हैं गवर्नमेंट को, वो देते हैं हम इनकम टैक्स के थ्रू। अब ये इनकम टैक्स होता क्या है? वैसे तो फिलहाल के लिए ये आपकी काम की चीज नहीं है, राइट, बट आपको आइडिया होनी जरूरी है, राइट। सो बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन कुछ अमाउंट अर्न कर रहा है, ठीक है, अर्निंग सोर्स कुछ भी हो सकता है, एज एन सैलरी हो सकता है और रेंट के थ्रू हो सकता है, ओके, वॉट एवर इट इज, कोई भी अर्निंग सोर्स है, और उस अर्निंग सोर्स की हेल्प से वो साल भरे में एक अमाउंट अर्न कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो 3 लाख अर्न कर रहा है पूरे साल का। ठीक है, तो सबसे पहले इनकम टैक्स हर एक इंसान पे नहीं करता, ये बात समझ लो। एवरीवन जिसके पास अर्निंग आ रही है, हर एक इंसान इनकम टैक्स पे करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, ये कंपल्शन नहीं है। इस पे आता है एक रेस्ट्रिक्शन, मतलब गवर्नमेंट अपने साइड से एक अमाउंट फिक्स करती है, और उस अमाउंट के ऊपर अगर आपकी इनकम जा रही है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं अगर बोल रही हूँ कि 3 लाख ये गवर्नमेंट ने सेट की है, ये फिगर गवर्नमेंट ने सेट की है, मतलब अगर किसी की सालाना इनकम 3 लाख से कम है तो वो टैक्स नहीं देगा। ठीक है, वो टैक्स नहीं देगा, उसका टैक्स कंप्लीटली 0 होगा, उसको अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बट जिस पर्सन की इनकम, सालाना इनकम 3 लाख से ज्यादा है, ठीक है, 3 लाख से ज्यादा है, उसको टैक्स देना पड़ेगा, उसको टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, टैक्स के लिए ये कंडीशन होती है हमारे पास, गवर्नमेंट के थ्रू एक फिक्स नंबर होता है, एक फिक्स अमाउंट होता है, अगर इसके ऊपर है तो टैक्स फाइल करना है, और उसके नीचे है तो टैक्स कंप्लीटली 0 इनकम के ऊपर। इज दैट क्लियर बेटा? अब जो भी हम अर्न करेंगे उसका कुछ परसेंटेज टैक्स में जाता है, कितना परसेंट जाएगा, कैसे कैलकुलेट होगा, वो हम आगे देखने वाले हैं। पहले देख लेते हैं कि इनकम टैक्स किस बेसिस पे आया या कौन से एक्ट के थ्रू आया। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच केम इनटू फोर्स ऑन 1st 4 1962। ठीक है, चौथे महीने के 1 तारीख से फ्रॉम 1962 इनकम टैक्स लागू हुआ। ये पहले तक ऐसा कुछ भी नहीं था, 1962 के बाद से ये रूल आया फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्ट 1961 कि हर एक पर्सन को जिसकी लिमिट ऊपर जा रही है उसको टैक्स भरना है, गवर्नमेंट को अपने इनकम का कुछ हिस्सा देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, द एक्ट पासेस एवरी ईयर बाय पार्लियामेंट विच मेक्स फाइनेंशियल प्रोविजन। तो हम ये बजट वाला है ना, मैंने पहले ही बोली बीम आ रहा है बजट के ऊपर, तो हर साल बेटा पार्लियामेंट के थ्रू एक बजट पास होता है। उसी बजट में जो ये लिमिट होती है ना कि कितनी लिमिट रहेगी, कितने से ऊपर जाने पे आपको कितने % टैक्स भरना है, ये सारी चीजें हर साल गवर्नमेंट बताएगी। ठीक है, पार्लियामेंट में एक बजट पास होगा, उस बजट में ये पूरा डिसाइड किया जाएगा, ये बताया जाएगा कि आपको आपके इनकम पे कितना % टैक्स भरना है। ठीक है, और ये हर साल फरवरी मंथ में जाता है, ये हर साल फरवरी के अराउंड कुछ आता है। चलो, अब ये हो गया हमारा। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि टीचर्स MCQ में पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये याद रखना कि कब आया और कौन से एक्ट के थ्रू आया। ठीक है, कब आया और कौन से एक्ट के थ्रू आया, ये आपको याद रखना। ठीक है, एंड ये भी कि हर साल चेंज होता है, कभी सेम रहेगा कभी नहीं रहेगा, बट हर साल अपडेशन आएगी, हर साल हमें पता चलेगा कि इस साल का बजट क्या है, इस साल हमें अपने इनकम पे कितना टैक्स पे करना है। ओके,
आगे देखते हैं टर्म्स रिलेटेड टू इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स है। पहला है हमारा एनएसएससी। एनएसएससी मतलब जो पर्सन टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है उसको बोला जाएगा एसएससी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने इनकम पे टैक्स दे रही हूँ गवर्नमेंट को तो मैं बन गई एक एसएससी, ठीक है, पर्सन हु इज पेइंग टैक्स टू दी गवर्नमेंट ऑन इनकम। देन नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब हम जिस साल टैक्स दे रहे हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा साल चल रहा है 2024 ना, 2024। तो मेरा जो भी टैक्स कैलकुलेट होगा, जो भी मैं हर महीने 2024 में हर महीने इनकम लूंगी, उस इनकम पे मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। तो मेरे लिए फाइनेंशियल ईयर हो गया 2024। जो करंट ईयर होता है, जो करंट ईयर चालू है, जिस ईयर के लिए टैक्स दिया जा रहा है, उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर, ओके। एंड नेक्स्ट इज असेसमेंट ईयर। ये दोनों के बीच का डिफरेंस समझना इज नेसेसरी, ठीक है, असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर। अब 2024 में मेरा टैक्स कट रहा है, ठीक है, 2024 के लिए मेरा टैक्स जाएगा क्योंकि ये करंट ईयर है। अब 2024 में मैंने जितना भी अर्न की, क्या मैंने जितना भी अर्न की, जितनी भी मेरी इनकम आई, उस इनकम के ऊपर का टैक्स मैं नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट को पे कर दूंगी, क्या मैं नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट को पे कर दूंगी। तो जो आने वाला ईयर है जिसमें मैं टैक्स पे कर रही हूं वो हो गया असेसमेंट ईयर। मतलब फाइनेंशियल ईयर इज 2024 बट असेसमेंट ईयर इज 2025, ठीक है। और अगर ये हम मान के चले, मैंने जो 2024 में टैक्स पे की वो पिछले साल का था, अब 2024 का टैक्स 25 में पे करूंगी, 25 का टैक्स 26 में पे करूंगी, 26 का टैक्स 27 में पे करूंगी, ऐसा, ठीक। तो जिस साल का टैक्स है दैट इज फाइनेंशियल ईयर, और जिस साल पे कर रहे हैं यानी आने वाला साल दैट इज असेसमेंट ईयर, ओके। दैट इज द मेजर डिफरन्स बिटवीन दिस टू। ज्या वर्षी आपण अर्न करत आहो, ज्या वर्षी आपण अर्न करत आहो तो झाला आपला फायनान्शियल इयर, आणि त्यासाठी आपण नेक्स्ट इयर गव्हर्नमेंटला पैसे देऊ की मी मागच्या वर्षी एवढे अर्न केले, याच्यावर हे घ्या तुमचा टैक्स, तर तो झाला असेसमेंट। ठीक है बेटा, तो ये जो सेशन चलता है ये मार्च टू मार्च चलता है, मतलब 2024 के मार्च से लेके 2025 के मार्च तक मैंने जितना कमाई वो मेरे को अप्रैल में गवर्नमेंट को देना है, ठीक है। उसके ऊपर का टैक्स मेरे को अप्रैल 2025 के अप्रैल में गवर्नमेंट को देना है। तो वो हो गया जिस साल हम देंगे वो असेसमेंट ईयर, और जिस साल हम अर्न कर रहे हैं वो हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर। जो चल रहा है करंट ईयर, जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, जो आने वाला है वो असेसमेंट। तो आप ऐसे याद रख सकते हो बेटा। आगे बढ़ते हैं अब। परमानेंट अकाउंट नंबर, ये हमारे सभी के पेरेंट्स के पास होता है, पैन कार्ड, ओके। परमानेंट अकाउंट नंबर दैट इज पैन कार्ड इसको बोला जाता है। पैन कार्ड क्या होता है? पैन कार्ड ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। इस पैन कार्ड के ऊपर एक प्रॉपर नंबर लिखा हुआ रहता है, इस पैन कार्ड के ऊपर एक प्रॉपर नंबर लिखा हुआ रहता है, 10 डिजिट नंबर, जिसको बोला जाता है पैन, दैट इज परमानेंट अकाउंट नंबर। हर एक पर्सन का इंडिविजुअल होता है, सबको बनाना कंपल्शन नहीं है। जो इनकम टैक्स पे करेगा उसको पैन कार्ड की जरूरत रहेगी। क्यों ऐसा? क्योंकि हम जब इनकम टैक्स पे करते हैं बेटा, हम जब गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करते हैं तो एज एन चालान हम पैन कार्ड का ही यूज करके पे करते हैं। हमारे पैन कार्ड से ही पता चलता है कि हमारी कितनी इनकम आ रही है, ठीक है, कितना हमें गवर्नमेंट को देना है। वो जो फाइल होगा वो पैन कार्ड के हेल्प से ही फाइल किया जाए, ठीक है। देखो, ऑन अप्लाइंग फॉर इट एवरी टैक्स पेयर गेट्स अ यूनिक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर, ठीक है। जब हम अप्लाई करेंगे
तो हमें पैन कार्ड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे आधार कार्ड सबको बनाना कंपल्शन है, आधार कार्ड छोटे से लेके बड़े तक सबके पास होता है ना, बट पैन कार्ड का ऐसा नहीं है बेटा। पैन कार्ड के लिए जिसने अप्लाई किया है उसको मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट के साइट पे अप्लाई करो और वहां से हमें पैन कार्ड मिल जाता है, ठीक है। तो जो भी टैक्स पेयर है, जिनको भी टैक्स भरना होता है, उनको पैन कार्ड रहना जरूरी है, उनका पैन कार्ड होना जरूरी है, और इस पैन कार्ड पे 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब जिसमें अल्फाबेट्स भी प्रेजेंट है और नंबर्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। अल्फाबेट्स भी प्रेजेंट है और नंबर्स भी प्रेजेंट है। इसका जो ये 10 डिजिट का नंबर होता है ना, में ABCD वाले अल्फाबेट्स, कैपिटल लेटर्स एंड 1 2 3 4 में से नंबर्स, इनका कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए उसको अल्फा न्यूमेरिक कोड बोला, ठीक है। देन ये कहाँ से मिलता है हमें? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू ही मिलता है, वहां अप्लाई करो, वहीं से हमें पैन कार्ड मिलेगा। यूज ऑफ पैन, पैन का यूज क्या है? टैक्स फाइल करने के लिए। इट इज बाइंडिंग टू राइट अ पैन ऑन द चालान यूज्ड फॉर पेइंग आवर इनकम टैक्स टू द IT डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड अदर ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस। क्या समझा? कुछ नहीं। तो बेसिकली जो पैन होता है हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर, के टैक्स फाइल करने के लिए, हम जो अपने सैलरी पे, हम जो अपने इनकम पे टैक्स देंगे गवर्नमेंट को, वो टैक्स फाइल करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे बोलूँ मैं आप? हाँ, आप किसी साइट पे अगर लॉग इन करते हैं, है ना, किसी साइट पे अगर लॉग इन करते हैं, वहाँ पहले रजिस्टर करना पड़ता है। अब रजिस्टर करने के लिए आप अपना फोन नंबर या फिर आधार कार्ड नंबर यूज करते हैं। किसी साइट पे फोन नंबर के थ्रू रजिस्टर होता है, किसी साइट पे आधार कार्ड के थ्रू रजिस्टर होता है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर वो आपका आधार कार्ड होता है। वैसे ही इनकम टैक्स वाली जो साइट है, गवर्नमेंट की इनकम टैक्स वाली साइट है, उसमें जो रजिस्ट्रेशन होगा वो हमारे पैन कार्ड से, ठीक है। उसमें जो रजिस्ट्रेशन होगा वो किससे होगा बेटा? हमारे पैन कार्ड से होगा। तो मेजर जो यूज है पैन कार्ड का, दैट इज टू फाइल इनकम टैक्स टू गवर्नमेंट, ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग इज फॉर आइडेंटिटी प्रूफ ऑल्सो। जैसे हम आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीजें एज एन आइडेंटिटी प्रूफ दिखा सकते हैं, वैसे ही पैन कार्ड को एज एन आइडेंटिटी प्रूफ, ID प्रूफ करके दिखाया जा सकता है, ओके। इवन नॉट ओनली फॉर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर बैंक में भी आप जाओगे ना, बैंक में भी आपको अगर 50,000 के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन करना है, 50,000 के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन करना है, किसी को देना है, निकालना है, अपने ही अकाउंट से क्यों ना निकालना हो, वहां पे भी आपका अकाउंट पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए या आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। तो ये बैंक में भी एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि अगर 50,000 के ऊपर हमें ट्रांजैक्शन करने हैं, वहां पे भी पैन कार्ड रिक्वायर्ड है। तो फाइनेंशियल केस में स्पेसिफिकली पैन का यूज किया, ठीक है। आपके पेरेंट्स के पास भी होगा, आप उनसे लेके चेक कर सकते हो कि इस तरीके से हमारा पैन कार्ड दिखता है, इसके ऊपर लिखा होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर विभाग, क्योंकि ये हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ही मिलता है, कि हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही पैन के लिए अप्लाई करना होता है और वही हमें पैन कार्ड देती है, जिसका हर एक पर्सन के लिए ये एक यूनिक नंबर होगा, का सेम नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है या किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल अगर 3 लाख अर्निंग है तो उस पे कैसे टैक्स दिया जाएगा, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाएगा, क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, ठीक है। तो एन इनकम टैक्स इज अ टैक्स लेविड ऑन इनकम, ये हमें पता है कि हमारी जो सालाना इनकम है उसके ऊपर लगने वाला टैक्स यानी इनकम टैक्स, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू नो अबाउट द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम। अब मैंने पहले ही बोली कि अगर कहीं से सैलरी आ रही है, कंपनी से सैलरी मिल रही है, तो उसी को ही इनकम बोलेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। इनकम के कई अलग अलग वेज होते हैं। हमारे घर पे किराएदार है, किराएदार हमें पैसे दे रहा है, इससे
हमारे घर पे किराएदार है, किराएदार हमें हर महीने पैसे दे रहा है, वो भी हमारी मंथली इनकम ही है, कि वो भी इनकम में कैलकुलेट होगी। देन अगर हमने बैंक में एफडी की है, वहां से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, बताई थी मैंने कि एफडी करो तो हमने जितने पैसे डाले उससे ज्यादा हमें मिलते हैं, तो जो ज्यादा का अमाउंट मिला है वो भी हमारी इनकम ही है, एक्स्ट्रा इनकम ही है, राइट। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंट तरीके हैं इनकम के। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से आने वाली, कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहां से जो मंथली सैलरी मिलेगी वो हो गया हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम हाउस और प्रॉपर्टी, घर या प्रॉपर्टी से आने वाली, जैसे कि किराए पे अगर दे रहे हैं, राइट, किराए पे अगर दे रहे, किसी का लेट्स से होटल है, वहां अगर हम रूम्स वगैरह दे रहे हैं, तो ये जो हो गई, किसी का गेस्ट हाउस है, वहां पे हम रेंट पे रख रहे हैं, तो ये हो गई हमारी हाउस या प्रॉपर्टी से आने वाली। देन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कोई किसी का पर्टिकुलर बिजनेस है, किसी के घर साड़ी का बिजनेस है लेट्स से, ठीक है, किसी के घर किराना की दुकान है, तो वो बिजनेस से जो इनकम आ रहा है, ये बिजनेस से जो हमारा इनकम मिल रहा है, इनकम आ रही है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनकम वी आर गेटिंग ईयरली, ठीक है। देन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अब ये कैपिटल गेन क्या होता है तो ये आपको थोड़ा नेक्स्ट क्लास में जाके समझेगा। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दूं तो जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह है या जो भी सेविंग्स शेयर्स वगैरह रहते हैं, शेयर मार्केट, ये वर्ड तो सुना होगा ना, शेयर मार्केट, वहाँ पे जब हम पैसे लगाते हैं उससे जो हमें प्रॉफिट मिलता है, तो वो सारी चीजें इसमें आती है कैपिटल गेन में, बोल सकते। इवन और भी अलग अलग सोर्सेस हो सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे अदर सोर्सेस में और भी डिफरेंट सोर्सेस हो सकते हैं, हर एक का इनकम आने का जरिया जो है अलग है, एग्रीकल्चर से आता है, किसी का कहीं से आता है, तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ इनकम। तो इनकम ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैलरी से आने वाले पे ही हम टैक्स देंगे, तो नो, हमारे पास जितने भी सोर्सेस ऑफ इनकम है, जितने भी अलग अलग तरीके से हमारे पास पैसा आ रहा है, वो सारे हमारी सालाना इनकम में ही, सालाना पैसे में ही काउंट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इनकम जो लगता है, तो जैसे फार्मर्स है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर जिसको बोलते हैं, फार्मर्स, खेती किसानी वाले, तो जो लोग खेती किसानी से पैसा कमा रहे हैं, ये जो लोग एग्रीकल्चर से पैसा कमा रहे हैं, कितना भी अर्न करे, वो कम करे या ज्यादा करे, एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स कभी नहीं लगता, ठीक है। एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, चाहे कम कमाओ चाहे ज्यादा कमाओ। फार्मिंग से जो पैसा आएगा हमें साल भरे में, उसके ऊपर हमें टैक्स नहीं देना है, ठीक है। तो फार्मर्स इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन, मतलब एग्रीकल्चर से जो पैसा मिलेगा उसके ऊपर टैक्स नहीं देना है, फार्मर्स को टैक्स नहीं देना पड़ता, ओके, एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं। देन सेकंड, अंडर सेक्शन 80G ऑफ IT एक्ट, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड एंड सर्टेन अदर डोनेशंस रिकॉग्नाइज्ड to institutions, organizations are exempt for taxation. Don't worry, समझाती हूँ ये भी, डरो मत, ठीक है, डरो मत। Then under section 80D, installments of premium for health insurance are exempt from taxation. Generally, the maximum permissible deduction of various kinds of savings under section 80C is rupees 1,50,000। थोड़ा सा डर लग रहा है, हम का कितना थ्योरी हो गया, क्या है ये 80D 80E, टू मच, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 3 लाख है, सैलरी कितनी है, 3 लाख है, और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग किसी की भी सैलरी अगर 2 लाख के ऊपर है तो उसको टैक्स देना, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है,
गवर्नमेंट का बोलना है कि जिस किसी की भी सैलरी 2 लाख के ऊपर है तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़े। बट ऐसा नहीं होता है कि आपकी सैलरी अगर 3 लाख है तो आपको उस पूरे अमाउंट पे टैक्स देना है। तो अब फॉर एग्जाम्पल, या मैं बोल सकती हूँ फॉर श्योर हर एक पर्सन जो भी कुछ अर्न कर रहा है वो अपने सेविंग्स के लिए कुछ अमाउंट अलग निकाल के रखता ही है ना। अपने फ्यूचर को ठीक करने के लिए, कुछ कभी इमरजेंसी आ गई उसके लिए पैसा अलग रखता है सेविंग्स में। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, सेविंग्स कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, राइट। तो जब भी हमें जरूरत पड़ी इमरजेंसी में, के लिए हमारे पास एक अलग से पैसा। कोई पर्सन का ऐसा रहता है कि नहीं, अगर मैं कुछ अर्न कर रहा हूँ तो मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो अपने पास के कुछ पैसे डोनेट कर देते हैं, है ना, पैसे डोनेट कर देते हैं। और कोई जैसे हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता है। किसी के ऊपर हाउस लोन चल रहा है, घर के ऊपर घर बनाने के लिए लोन लिया है, तो किसी के ऊपर हाउस लोन चल रहा है, वहां पे भी हमें पैसे देने हैं। तो अगर साल भरे में 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, साल भरे में 3 लाख रुपए कमा रहे, इस 3 लाख में लोन भी देना है, ठीक है। किसी की LIC वगैरह है, लेट्स से LIC या सेविंग्स बोल सकते हैं, इसकी भी EMI देनी है, देनी है। डोनेट भी करना है, और इंश्योरेंस भी लिया है, मेडिकल इंश्योरेंस भी। ये सारा कट कुटा के, ये सारी चीजें दे के, मतलब सबको EMI वगैरह ये सारी चीजें सब कट कुटा के इस इंसान के पास बच रहे हैं सिर्फ 1 लाख। इंसान के पास बच रहे हैं सिर्फ 1 लाख। उसमें से भी वो अगर गवर्नमेंट को टैक्स देगा, खुद का खर्चा किस में करेगा? बेसिक नीड भी तो है, हर महीने कुछ बेसिक खर्चा भी तो लगेगा, घर में सब्जियां भी लानी है, घर में किराना भी लाना है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप जितना कमा रहे हो आप पूरे पे हमें टैक्स मत दो, ठीक है। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप जितना कमा रहे हो आप पूरे पे उतना हमें टैक्स मत। आपकी जो ये इमरजेंसी वाली चीजें है ना, ये जो इमरजेंसी वाली चीजें है, ये तो हमें हर महीने देना ही है, और हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है, हमारे लिविंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। इस पर्टिकुलर अमाउंट को आप इनकम टैक्स से दूर रख सकते, मतलब आप इस 3 लाख में से अगर 2 लाख इन सारी चीजों में लगा रहे हो, अगर 2 लाख इन सारी चीजों में लगा रहे हो, तो गवर्नमेंट के लिए आपकी इनकम सिर्फ और सिर्फ 1 लाख होगी, 3 लाख नहीं है। अगर, फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो, अच्छे से समझो। अगर आपकी सैलरी साल भरे की है, ईयरली इनकम 3 लाख है, 3 लाख में से 2 लाख आपके इन सारी चीजों में चले गए, 2 लाख आपके इन सारी चीजों में चले गए, तो आपकी सालाना इनकम सिर्फ 1 लाख बची। मतलब गवर्नमेंट भी मानेगी कि आपकी सालाना इनकम 3 लाख नहीं है, आपकी सालाना इनकम सिर्फ 1 लाख है, और 1 लाख पे तो टैक्स देना नहीं है। मतलब अब आप गवर्नमेंट को एक भी टैक्स नहीं दोगे, आप गवर्नमेंट को 0 टैक्स, ठीक है। यही चीज है ये सेक्शंस, मतलब हमारे इनकम का कुछ हिस्सा अलग अलग चीजों में जाता है, और उन अलग अलग चीजों को गवर्नमेंट ने इन अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किए, लाइक 80G, 80D, 80C, लाइक दैट, ठीक है। इसमें 80C में मेजरली आती है आपकी सेविंग्स, ठीक है। 80C इज वेरी इंपॉर्टेंट। 80C में आपकी आती है बेटा सेविंग्स, लाइक आप इसको लाइफ इंश्योरेंस में लो, यानी LIC में लो, आप इसका PPF बनाओ, आप इसकी FD बनाओ, आप इसको म्यूचुअल फंड्स में डालो, ठीक है। whatever you want to do,
आपकी जो भी सेविंग्स है, तो गवर्नमेंट बोलती है आप अपने सैलरी का 1.5 लाख रुपए, ठीक है, अपने सैलरी में से ज्यादा 1.5 लाख रुपए माइनस कर सकते हो सेविंग्स में। उस 1.5 लाख के ऊपर हम टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है, उस 1.5 लाख के ऊपर हम टैक्स नहीं लेंगे। वैसे ही सेम एटीजी में आता है डोनेशन। अगर आपने कुछ अमाउंट डोनेट किया है उस पे भी टैक्स नहीं लगेगा। 80D में आती है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है पे भी टैक्स नहीं लगेगा। मतलब ये जो अलग अलग सेक्शंस है, इन अलग अलग सेक्शंस में आप जितना भी पैसा डालोगे, एक लिमिट है ऑब्वियसली, जैसे एटीसी की है 1.5 लाख, 1.5 लाख के ऊपर डालोगे तो गवर्नमेंट बोलेगी नहीं भैया, तुम ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख माइनस करवा सकते हो, उससे ज्यादा अगर कराते हो तो वो ज्यादा जो आपने किया है पे टैक्स देना पड़े, ठीक है। अब सेविंग्स करो बट बहुत ज्यादा नहीं, आप 1.5 लाख तक के कर सकते, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो, आपकी सैलरी 3 लाख हो, 4 लाख हो, 10 लाख हो, 15 लाख हो, वट एवर इट इज, बट आप सेविंग्स में यानी एटीसी में मैक्सिमम 1.5 लाख ही माइनस कर सकते हो। 1.5 लाख के ऊपर जो अमाउंट रहेगा उस पर तो टैक्स देना पड़े, ठीक है, ऐसा रहता। तो एक्चुअल हमारी इनकम जो हम कमा रहे हैं वो नहीं है, एक्चुअल इनकम फॉर गवर्नमेंट इज जो हम कमा रहे हैं उसमें से ये सेक्शन माइनस करके जो बची वो होती है एक्चुअल इनकम, और उस पे लगता है टैक्स। थोड़ा सा आई कैन अंडरस्टैंड कि लग रहा होगा मैम काफी थेरोटिकल हो गया और आप लोगों ने ये चीजें सुनी नहीं है, अभी तक जानी नहीं है, इसीलिए काफी नया और कंफ्यूजिंग भी लग रहा होगा, बट डोंट वरी, अब इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, 2-4 बार रिपीटेडली देखो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये है एटीसी के अंदर वाले, ये जो हमने 1.5 लाख बोली ना मैंने, कि 1.5 लाख जो हम सेविंग्स कर सकते हैं अंडर एटीसी, किस किस में कर सकते हैं। आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हो, आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो, आप बच्चों की ट्यूशन फीस का कर सकते हो, पीएफ जो होता है प्रोविडेंट फंड, लोन वाला अमाउंट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, जीपीएफ हो गया, उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना झाली, नंतर इन्व्हेस्टमेंट इन पोस्ट डिपार्टमेंट 5 वर्षासाठी जर आपण एफडी केली काही पोस्टमध्ये, नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट स्कीम, ह्या वेरियस स्कीम्स आहेत ज्यामध्ये आपण पैसे टाकू शकतो, सेव्हिंग्स किंवा इन्व्हेस्टमेंट करू शकतो आणि त्या पैशावर टॅक्स लागणार नहीं, त्या पैशावर टैक्स लागणार नहीं। तो एक वापस से पूरा रिकैप देख लेते हैं कि इनकम टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो इनकम है लेट्स से एक्चुअल इनकम, ठीक है, एक्चुअल इनकम लेट्स से 10 लाख है, इसमें से एटीसी में आ गए 1.5 लाख, के बाद 80D और 80G था हमारे पास, सॉरी C था, है ना, 80G और 80D बराबर है, 80G और 80D था, मतलब डोनेशन, लेट्स से डोनेशन हमने कर लिए 25,000 का, और ये डोनेशन है, और हमने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिए 25,000 का, डोनेशन हमने कर लिए 10,000, तो डोनेशन इज 10,000, हमारी सैलरी थी मंथली नहीं ईयरली, ठीक है, ईयरली सैलरी वाज 10 लाख, इस 10 लाख में से 80G में मतलब डोनेशन, क्या 10,000 तो मैंने डोनेट कर दी साल भरे में, 80D मतलब मेडिकल इंश्योरेंस 25,000 का मैंने मेडिकल इंश्योरेंस ले ली, और 80C 1.5 लाख मैंने इन्वेस्ट कर दी इनमें से किसी, LIC में ले ली मैंने, चलो LIC में 50,000 डाल दी, नेशनल सेविंग्स स्कीम में 1 लाख डाल दी, से तो ऐसा ये पूरा मिला के इन दोनों का मिला के हो गया 1.5 लाख, इनका मिला के, नॉट पर्टिकुलर हर एक के लिए 1.5 लाख ऐसा नहीं है बेटा, जिसमें भी आप इन्वेस्ट करो, इनमें से किसी में भी आप इन्वेस्ट करो, इनका मिला के आपका 1.5 लाख हो। तो अब तो आपकी 10 लाख की इनकम थी, तो आपकी 10 लाख की इनकम थी, इस 10 लाख में से
ये जो इन्वेस्टमेंट है ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, कितना हो गया देखो, ये 1,50,000 और ये 35,000, तो 1,85,000। यहाँ कितना आ गया, 1,85,000। अब 10 लाख में से ये अमाउंट माइनस करके फाइनली आपके पास जो आया, इसके ऊपर आपको टैक्स देना है। क्या, इसके ऊपर आपको टैक्स देना है, ना कि 10 लाख के ऊपर। गॉट इट? तो इस तरीके से टैक्स कैलकुलेट होगा। अब आगे और देखते हैं कि कितना परसेंटेज टैक्स होता है। ठीक है, तो अगर 10 लाख के ऊपर 10 लाख है, 10 लाख के ऊपर लेट्स से 20% का टैक्स था। 10 लाख के ऊपर 20% का टैक्स था, तो अब आपको वो 10 लाख पे 20% नहीं देना है, ये जो अमाउंट आया इसके ऊपर टैक्स देना है। ये सारी चीजें माइनस। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा टैक्स कैलकुलेट। अब लेट्स सी कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करने हैं कि कितने पर्टिकुलर सैलरी पे कितना परसेंटेज ऑफ टैक्स हमें गवर्नमेंट को देना है। ठीक है, तो हियर इज अ टेबल जो हमें बताता है, आपको एग्जाम में भी रहेगा, डोंट वरी, क्वेश्चन में आपको रटना नहीं है, ये लर्न नहीं करना है, ये सारी चीजें गिवन रहेगी। ओके, तो इंडिविजुअल्स अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स, 60 साल तक के जितने भी लोग हैं जो 60 ईयर्स तक के क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं, चाहे 10 साल का हो, 12 साल का हो, 15 साल का हो, 50 साल का क्यों ना हो वो इंसान, अगर वो पर्टिकुलर इंसान इनकम जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो अप टू 60 ईयर्स इस तरीके से कुछ टैक्स कैलकुलेट होगा। कैसे, वो समझते हैं। टैक्सेबल इनकम स्लैब, अगर उस पर्सन की सैलरी अप टू 2.5 लाख है, ठीक है, उस पर्सन की सैलरी कितनी है, 2.5 लाख है, तो उसको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना है, इट्स कंप्लीटली नील। ठीक, उसको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना है, ना ही उसको एजुकेशन सेस देने हैं, ना ही उसको सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, मतलब कुछ पैसा हमें एजुकेशन के लिए भी देना होता है, तो वो भी हमें नहीं देना है। कब, अगर पर्सन की सैलरी, ईयरली सैलरी 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम है तो। देन अगर पर्सन की सैलरी 2,50,001 रुपए से लेके 5 लाख तक, 2.5 लाख से 5 लाख के रेंज में अगर सैलरी है, तो उस केस में जो टैक्स लगेगा बेटा वो लगेगा 5%। टैक्स कितना देना है, इनकम का 5% टैक्स एंड 5% ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 2,50,000। ठीक है, ये कैसे होता है, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि अगर पर्सन की सैलरी 3 लाख है, ठीक है, अगर पर्सन की सैलरी 3 लाख है, तो हमें तो पता है कि 2.5 लाख तक के टैक्स नहीं लगेगा ना, तो 3 लाख में से 2.5 लाख हटा दिए, 2.5 लाख के ऊपर टैक्स नहीं देना है। अब बचे हुए जो 50,000 है, उस 50,000 पे 5% है। अगर पर्सन की सैलरी 3 लाख है, में से 2.5 लाख हट गए कि 0 टैक्स है 2.5 लाख पे, बचे कितने, 50,000, उस 50,000 पे 5% टैक्स। अब 50,000 का जो 5% आएगा बेटा, उसी पे हमें 2% एजुकेशन सेस देने हैं। ठीक है, 2% ऑफ इनकम टैक्स, 1% ऑफ इनकम टैक्स ऑन सेकेंडरी एजुकेशन। अगर सैलरी 5 लाख से 10 लाख के रेंज में है, इफ द सैलरी इज लाइंग बिटवीन 5 to 10 lakhs, in that case क्या हो जाएगा, 12,500 प्लस 20% ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 5। 5 लाख तक का ये 5% था, तो वो आ गया 12, ये जो है ये अमाउंट एक्स्ट्रा आएगा। हमें जो भी सैलरी है 5 से 10 की अगर है, फॉर एग्जाम्पल 7 लाख सैलरी है, तो 7 लाख में से 5 लाख हो गए माइनस, 7 लाख में से 5 लाख माइनस, बचे कितने बेटा, 2 लाख। उस 2 लाख पे 20% प्लस 12,500, 2 लाख पे 20% प्लस 12,500
500, इस तरीके से टैक्स कैलकुलेट होगा। और उस टैक्स का 2% जाएगा एजुकेशन सेस को, 1% जाएगा सेकेंडरी हायर एजुकेशन। तो ये जो है, ये जो सारी चीजें हैं, ये सभी टैक्स स्लैब के लिए सेम है, ये सभी के लिए। देन नेक्स्ट इज मोर देन 10 लाख। अगर कोई पर्सन 10 लाख के ऊपर कमा रहा है, ठीक है, अगर कोई पर्सन 10 लाख के ऊपर कमा रहा है, तो 10 लाख में से ये देखो ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 10 लाख। अगर फॉर एग्जांपल 11 लाख ही ले लो, 10 लाख में से 11 लाख ही अगर उसकी इनकम है, तो 11 लाख में से 10 लाख हो गए माइनस, बचा हुआ 1 लाख। उस 1 लाख पे 30% का टैक्स प्लस 1,12,500 पे एक्स्ट्रा। इस तरीके से टैक्स कैलकुलेट होगा फॉर पर्सन हु इज लाइंग बिटवीन द एज अप टू 60। जो 60 साल से कम का पर्सन है, जो 60 साल से कम का पर्सन है, उसके लिए ये पर्टिकुलर टेबल। ठीक है, सेम ऐसे ही नेक्स्ट टेबल है फॉर 60 टू 80 इयर्स। ठीक है, वो पर्सन जो 60 टू 80 इयर्स के स्लैब में आते हैं, ओल्ड एज पीपल, राइट। ओल्ड एज जो होते हैं उनके लिए यही क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। उनके लिए अप टू 3 लाख, अगर वो 3 लाख तक का साल भरे में कमा रहे हैं, 3 लाख तक, तो 3 लाख तक उनको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 5 लाख के बीच में इनकम है तो 5% देना है। बाकी वो तो सेम ही है सभी के लिए। ठीक है, एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन वो सेम है। 5 लाख से 10 लाख के लिए 20% और मोर देन 10 लाख के लिए 30%। तो ये क्राइटेरिया इस तरीके से है फॉर पर्सन हु इज लाइंग बिटवीन 60 टू 80 इयर्स ऑफ एज। चलो अब थोड़ा क्वेश्चन करते हैं तो एक बेसिक आइडिया आएगी, आइडिया क्लियर हो जाएगी कि कैसे करते। देखो, मिस्टर पंडित इज 75 इयर्स ऑफ। मिस्टर पंडित जो है वो 75 साल के हैं। 75 साल के मतलब 60 टू 80 वाले क्राइटेरिया में आ गए। लास्ट ईयर हिज एनुअल इनकम वाज 13,25,000। पिछले साल की एनुअल इनकम 13,25,000 थी। ठीक, तो हाउ मच इज हिज टैक्सेबल इनकम एंड हाउ मच टैक्स डज ही हैव टू पे। उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है और उसे कितना टैक्स पे करना है, दैट्स व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड इज उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है पहले तो। ठीक है, व्हाट इज हिज टैक्सेबल इनकम, और टैक्सेबल इनकम आने के बाद उसे इनकम टैक्स पे कितना टैक्स पे करना है, अपने इनकम पे कितना टैक्स पे करना है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले बेटा उसकी एनुअल इनकम है 13,25,000, उसमें से 10 लाख हो जाएगा माइनस। क्यों होगा, टेबल पे आ जाओ। देखो 75 इयर्स है, मतलब 60 से 80 के क्राइटेरिया में मोर देन 10 लाख अगर इनकम है, 10 लाख से अगर ज्यादा इनकम है तो क्या करना है बेटा, ऑन टैक्सेबल इनकम 10 लाख माइनस करनी है। टैक्सेबल इनकम से हमें क्या करना है, 10 लाख माइनस करना है। तो उसकी टोटल इनकम कितनी थी, 13,25,000, जिसमें से 10 लाख हम माइनस कर देंगे और जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा उस पे 30% लगे, एंड प्लस ये 1,10,000 एक्स्ट्रा तो है ही अलग से। ओके, तो हमने क्या निकाले, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हमें मिल गया 3,25,000। तो इस 3,25,000 पे 30% लगेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू दी टेबल ही मस्ट पे 1,10,000 पहले ही, राइट, एक्स्ट्रा उसको 1,10,000 पे करने ही है। और इन एडिशन इसके ऊपर उसको 3,25,000 पे 30% का इनकम टैक्स भी पे करना है। ठीक है, तो टोटल क्या आ जाएगा, देखो 3,25,000 का 30%, 0 0 0 0 कैंसिल, कितना आ गया ये, 3 0 0 0, 3 5 15, उसके बाद 3 2 6 और 1 7 एंड 3 3 9। तो 97,500 रुपीज ये किस पे आया, 3,25,000 पे। तो टोटल टैक्स कितना बनेगा बेटा, उसका टोटल टैक्स बनेगा 1,10,000 प्लस
ये 30% का कितना आया 97,500. So therefore his total income tax amount is 1,10,000 plus 97,500. ना हो गया ये 500 एज इट इज, 7 एज इट इज, और 9 और एक 10 के 0 हाथ का आया 1 और ये 2,07,500 रुपीज. तो फाइनल उसको टोटल टैक्स कितना पे करना है इनकम पे 2,07,500 रुपीज. बट इतना ही हुआ क्या, इतने से हो गया क्या, वापस टेबल पे आओ. क्या बोला गया है, इतना पे करने के बाद इससे जो अमाउंट मिलेगा, इस पर्टिकुलर चीज से जो अमाउंट मिलेगा उस पे हमें 2% का एजुकेशन सेस भी देना है और 1% का सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस भी देना है. ओके, तो फाइनली अब क्या हो जाएगा देखो, बिसाइड्स दिस एजुकेशन सेस विल बी 2% ऑफ इनकम टैक्स. इनकम टैक्स कितना आया है 2,07,500 रुपए. इसका 2%, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, कैरी आ गया 1, और उसके बाद 7 2 जा 14 प्लस 1 15, देन 1 और 2 2 जा, यानी 4,150 रुपीज एक्स्ट्रा ये इनकम टैक्स था हमारा. इस इनकम टैक्स पे प्लस इतना अमाउंट एजुकेशन सेस, and similarly 1% will be secondary and higher education cess is 1% of income tax. 2,07,500 रुपए का 1%, 0,000 गया, यानी 2,075 रुपए. 2,075 रुपए एक्स्ट्रा किसके लिए देना है, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन के लिए देना है. Therefore, total income tax कितना हो गया बेटा, इनकम टैक्स which is 2,07,500 प्लस एजुकेशन सेस. एजुकेशन सेस कितना आया था 4,150 प्लस सेकेंडरी हायर एजुकेशन इज 2,075. तो फाइनली इन सबको ऐड करके हमें कितना मिलेगा, इतना अमाउंट. तो 13,50,000 की जो इनकम थी, 13,50,000 की जो इनकम थी, उस इनकम में साल भरे में हमने उतना कमाए, उसमें से हमने 2,13,725 रुपए गवर्नमेंट को दे दिए साल भरे के एज इन टैक्स. गवर्नमेंट को कितना गया बेटा, इतना अमाउंट एज इन टैक्स गया हमारी तरफ से उस पर्टिकुलर इनकम के ऊपर. ठीक है, अब ये जो हमने कैलकुलेट किए इसमें सिर्फ इनकम थी, बाकी सारी चीजें नहीं थी, जैसे उसने लोन में या पॉलिसी में ये सारी चीजें उसने नहीं किया था, इसीलिए उसको एज इट इज उतने अमाउंट पे इतना टैक्स देना पड़ा. ठीक, चलो अब आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज फॉर सुपर सीनियर सिटीजन, मतलब जिनकी एज 80 साल से ज्यादा है. ठीक, जिनकी एज 80 साल से ज्यादा है उनके लिए टैक्स सिस्टम कैसा है, उनके लिए कितना टैक्स भरना है, कैसे. तो देखो बेटा, यहाँ अगर उनकी सैलरी या अगर उनकी इनकम 5 लाख से कम है, अप टू 5 लाख है, ठीक है, उनकी साल भरे की इनकम अप टू 5 लाख है, तो उनको 0 टैक्स देना है, गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करना है. उसके बाद अगर उनकी इनकम 5 से 10 लाख के बीच में है, अगर इनकम 5 से 10 लाख के बीच में है तो 20% देना है, बाकी ये तो एज इट इज है. और अगर 10 लाख के ऊपर है तो 1 लाख प्लस 30% देना. ठीक, सो दिस इज इनकम टैक्स फॉर एज अबव 80 इयर्स. 80 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर सिस्टम है. ठीक, अब यहाँ देखो, surcharge equal to 10% of income tax payable by individuals having an annual income of 50 lakh to 1 crore rupees and 15% of income tax by individual having annual income greater than 1 crore. ये सभी के लिए है. ठीक है, चाहे 80 साल के ऊपर के हो, चाहे 60 से 80 के हो, या
अप टू 60 ईयर्स के हो, कोई भी सिटीजन क्यों ना, ठीक है, किसी भी एज ग्रुप का, ये जो नीचे वाला सेक्शन है ना बेटा, ये सबके लिए वैलिड है। अगर उसकी इनकम 50 लाख या 1 करोड़ तक है, ठीक है, 50 लाख या 1 करोड़ तक है, तो उसको 10% सरचार्ज देना ही है। और अगर 1 करोड़ के ऊपर है तो 15% इनकम टैक्स देना ही, ठीक है, 15% उसके पर्टिकुलर इनकम का इनकम टैक्स देना ही। तो ये सभी के लिए अप्लीकेबल है, फॉर ऑल एज ग्रुप ये सेम रहेगा नीचे वाला, ठीक है, 50 से 1 करोड़ और 1 करोड़ या उससे ज्यादा के। क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको आगे। ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो, चेक एंड डिसाइड वेदर द इंडिविजुअल हैव टू पे इनकम टैक्स और नॉट। इनकम टैक्स उसको देना है या नहीं देना है वो हमें चेक करना है। बहुत सिंपल है। पहले देखो, मिस निकिता, एज कितनी है? 27 ईयर्स, टेबल नंबर 1 अप टू 60 ईयर्स वाला। टैक्सेबल इनकम कितनी है बेटा? 2,34,000। तो आ जाओ टेबल नंबर 1 पे। टेबल नंबर 1 कहाँ गया हमारा? अब एज अप टू 60 ईयर्स, तो टेबल नंबर 1 में 2.5 लाख तक तो नील है। अगर 2.5 लाख तक की इनकम है तो आंसर क्या है हमारा? नील है, मतलब इनकम टैक्स देना ही नहीं है। और इसकी इनकम कितनी है बेटा? इसकी इनकम है 2,34,000 विच इज लेस देन 2.5 लाख, है ना, 2.5 लाख से कम है, इसीलिए नो इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, she doesn't need to pay income tax, okay, she doesn't need to pay income tax, उसको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, मिस्टर कुलकर्णी जो 36 ईयर्स के, ठीक है, मिस्टर कुलकर्णी 36 ईयर और इनकम है 3,27,000, 3,27,000। तो देखो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% आ रहा है, मतलब इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये कितना आएगा बेटा? 5%। he needs to pay, will have to pay, will have to pay income tax, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। देन नेक्स्ट, मिस मेहता 44 ईयर्स, तो अगेन 2.5 लाख से ज्यादा है, मतलब यहाँ पे भी देना पड़ेगा। will have to pay income tax, इसको भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। देन मिस्टर बजाज 64 ईयर्स, 64 ईयर्स मतलब टेबल नंबर 2, हाँ, 64 ईयर्स मतलब टेबल नंबर 2, 60 to 80 ईयर्स वाला। तो यहाँ देखो बेटा 3 लाख पे नील है और 3 के ऊपर जाते हैं तो टैक्स पे करना है। 3 लाख पे नील है और 3 के ऊपर जाते हैं तो टैक्स पे करना है। और इसकी इनकम कितनी है? इनकम कितनी है? 8 लाख है। 3 लाख से तो ऊपर है फॉर श्योर, इसीलिए इसको भी पे करना पड़ेगा। विल हैव टू पे, इसको भी इनकम टैक्स पे करना है। एंड लास्टली मिस्टर डेजिल्वा, मिस्टर डेजिल्वा 81 ईयर्स के हैं, मिस्टर डेजिल्वा 81 ईयर्स के हैं, मतलब थर्ड टेबल। और 81 ईयर्स के लिए देखो 5 लाख तक के कोई टैक्स नहीं है, 5 लाख के ऊपर अगर जा रहे हैं तो टैक्स देना है। ओके, 5 लाख के ऊपर अगर जा रहे हैं तो टैक्स देना है। 5 लाख के ऊपर गया क्या? 4.5 लाख ही, हाँ, तो नो इनकम टैक्स, नो इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो ये टेबल रहेगा, टेबल के थ्रू ही हमें, टेबल रेफर करके ही आंसर करने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज मिस्टर करतार सिंह, क्या? मिस्टर करतार सिंह जिनकी एज 48 ईयर्स है, 48 ईयर्स है, मतलब टेबल नंबर 1 आ गया हमारा। वर्क्स इन अ प्राइवेट कंपनी, हिज मंथली इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ अलाउंसेस इज ₹42,000। कि मंथली इनकम कितनी है बेटा? 42,000। और टैक्स के लिए हम क्या चेक करते हैं? एनुअल इनकम। तो देखो मंथली इनकम
मंथली इनकम कितनी है 42,000, तो एनुअल इनकम क्या हो जाएगी, देयरफॉर एनुअल इनकम इज 42,000 इंटू 12, राइट। तो ये तो हो गया बेटा 0 0 0, 12 2 ज़ा 24, कैरी आ गया 2 और 48 48 और 2 40 और 50, 48 और 2 50, तो 5,04,000 की मंथली इनकम, ईयरली इनकम कितनी हो गई बेटा, एनुअल इनकम 5,04,000 रुपए एनुअल इनकम हो गई। एंड एवरी मंथ ही कॉन्ट्रीब्यूट्स ₹3,000 टू जीपीएफ। जीपीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है इसका, ₹3,000। और कब कर रहा है बेटा, वो एवरी मंथ कर रहा है ना, मंथली। ये क्या है, मंथली जीपीएफ, मंथली जीपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन इज 3,000। अगर मंथली 3,000 है तो ईयरली कितना हो जाएगा बेटा, एनुअल जीपीएफ विल बी 3,000 इंटू 12 यानी 36,000। 36,000 ये क्या हो गया उसका ईयरली या एनुअल जीपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, ही हैज ऑल्सो बॉट ₹15,000 वर्थ नेशनल सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट, ठीक है। उसने 15,000 एनएससी में किए हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ मंथली वाला सिस्टम नहीं है, उसने साल भरे का ही डाल दिया। यहाँ हमें मंथली ये वर्ड लिखा हुआ है क्या, नहीं बेटा, ने खरीदा ये बोला गया है, मतलब उसने ओवरऑल साल भरे के लिए 15,000 एनएससी से खरीद लिए, ठीक है। तो एनएससी कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 15,000 हो। इसके लिए हमें ईयरली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हर महीने 15,000 नहीं डाल रहा है, ओवरऑल साल भरे के वो 15,000 है, ठीक है। देन एंड डोनेटेड 12,000 टू पीएम्स रिलीफ फंड, अगेन 12,000 उसने डोनेट कर दिए, तो हर महीने 12,000 नहीं कर रहा है, साल भरे के उसने 12,000 कर लिए। डोनेटेड डोनेशन कितना किया बेटा उसने, 12,000 का डोनेशन किया। फाइनली हमें क्या बोला गया, कंप्यूट हिज इनकम टैक्स, इसकी इनकम टैक्स हमें डालना है। तो सबसे पहले मैंने ये बताई थी स्टार्टिंग में कि जब भी हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो गवर्नमेंट हमारी कौन सी सैलरी देखता है, जो भी हमारे पास टोटल इनकम है उस टोटल इनकम में से जो भी डिडक्शंस जाएंगे, जो भी हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो कंट्रीब्यूशन हटा दे, अलग कर दे, तो जो बचा हुआ अमाउंट है के ऊपर टैक्स लगेगा ना। तो सबसे पहले हम टैक्सेबल इनकम निकाल, राइट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, टैक्सेबल इनकम। देयरफॉर टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी बेटा उसकी, एनुअल इनकम माइनस ऑल कॉन्ट्रीब्यूशन, जितने भी उसने कंट्रीब्यूशन किए हैं वो सारे कंट्रीब्यूशन हम टोटल इनकम में से माइनस कर दें। तो इसकी एनुअल इनकम कितनी है, 5,04,000 रुपए, 5,04,000 रुपए। इसमें से टोटल कॉन्ट्रीब्यूशंस कितने हैं बेटा, कॉन्ट्रीब्यूशन पहला कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका 36,000 जीपीएफ का, प्लस 15,000 एनएससी का, प्लस 12,000 डोनेशन का, ठीक है। ये उसके टोटल कॉन्ट्रीब्यूशंस हो गए। तो फाइनली व्हाट वी गॉट इज 5,04,000 माइनस, एडअप कर दो इसको, 15 और 12 25 27, ठीक है, 27,000, 15,000 और 12,000 27,000 हो गए, 27 और 30 57,000,
57,000 प्लस 6,000 यानी 63,000। ओके, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया इसका? 63,000 का कंट्रीब्यूशन आ गया। तो फाइनली इसके पास इनकम कितनी बची? 0 0 0, देन 4 माइनस 3 1, और 10 माइनस 6 4, 5 माइनस 1 4,41,000 ये इसकी टैक्सेबल इनकम आई। 4,41,000 इज टैक्सेबल इनकम। अब आ जाते हैं हम टैक्स वाले टेबल पे। 48 इयर्स है, 48 इयर्स मतलब पहला टेबल। पहले टेबल में देखो, अगर 4 लाख वाली इनकम है उसकी, 4 लाख समथिंग इनकम है, मतलब सेकंड सेक्शन 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में। इसमें हमें क्या करना है? 5 लाख ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 2,50,000। तो जो भी टैक्सेबल इनकम आई है उसका 2,50,000 पहले माइनस कर दो, फिर बचे हुए पे 5% लगाओ। ओके, 2,50,000 माइनस करेंगे, फिर 5% लगाएंगे। Therefore, income tax income tax कितना हो गया बेटा? इनकम टैक्स इज 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम माइनस 2.5 लाख रुपए, माइनस 2.5 लाख रुपए। यही हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे कितना आ गया? ये 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम इज 4,41,000 माइनस 2,50,000। तो इट विल बी 5/100 ऑफ कितना आ जाएगा बेटा? ये 0 0 0 0 0 0, देन 1 और 14 में से 5 चले गए, 9 एंड 1। ठीक है, 1,91,000। ये 0 और 0, 0 और 0 कैंसिल। कितना आ गया? 5 0 जा 0, लिख लेती हूँ मैं। 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 45 के 5 कैरी आ गया 4, 5 1 जा 5 प्लस 4 9। ओके, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 के 5 कैरी 4, 5 1 जा 5 प्लस 4 9। सो फाइनली उसको टैक्स कितना देना है बेटा? फाइनली उसको टैक्स कितना देना है? कुछ गड़बड़ नहीं हुई है ना? 3 0 है, के बाद 1 हो गया और 5 9 आ गया और 3 1। यस, सो 9,550 ये इसका इनकम टैक्स आ गया। यहीं पे बात खत्म हुई क्या? एजुकेशनल सेस बाकी है, और हायर एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस भी बाकी है। तो वो कितना है बेटा? एजुकेशन सेस हमें पता है, एजुकेशन सेस इज 2% एंड सेकेंडरी इज 1%। ओके, 2% और 1% हमारा अभी बाकी है। किस पे? इनकम टैक्स। देख लो यहाँ पे। नाउ एजुकेशन सेस कितना है? इज 1% ऑफ income tax, which is equals to 1% of 9,550 है ना? इनकम टैक्स कितना है? 9,550। सो इट इज 2% है। एजुकेशन सेस इज 2%। ओके, so 2% of 9,550, that is 2/100 of 9,550. 0 0 cancel, 5 2s are 10, 5 2s are 10 plus 1 11, 9 2s are 18, 18 plus 1 90 by 10, that is 191 rupees। ये आ गया बेटा एजुकेशन सेस। ये कितना आया? एजुकेशन सेस। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड हायर सेकेंडरी। ओके, तो सेकेंडरी
एंड हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन सेस कितना है ये 1% ऑफ 9550, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1/100 ऑफ 9550, 0 गया, आंसर इज 95.5 रुपीज। हायर सेकेंडरी कितना आ गया हमारा 95.5 रुपीज। तो फाइनली देयरफॉर टोटल इनकम टैक्स, टोटल इनकम टैक्स कितना हो गया बेटा, जो हमने इनकम टैक्स कैलकुलेट किया था, इनकम टैक्स प्लस एजुकेशन सेस प्लस सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। तो इनकम था हमारा 9550 प्लस ये आ गया 191 प्लस 95.5, ये इट इज 0.5 एज इट इज। इसके बाद ये आ गया 5 और एक 6, देन 9 9 18 और 5 23, ये 3 कैरी आ गया 2, इसके बाद 5 और एक 6 और 2 8, 9836 रुपीज 0.5 पैसे, 0.5 पैसे इज द फाइनल टैक्सेबल अमाउंट दैट वी हैव टू पे, फाइनल टैक्स, फाइनल इनकम टैक्स जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है, नॉट हमें एक्चुअली, जो हमें मिस्टर करतार सिंह को पे करने हैं, जो करतार सिंह को गवर्नमेंट को पे करने। तो इस तरीके से इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। नो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा कंफ्यूजिंग प्रोसेस है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, और आप लोगों के लिए काफ़ी नया है ये, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो नहीं पता है, बट डोंट वरी, जब आप ये क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम सॉल्व करोगे, काफी सारे क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व करोगे, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, एक्सरसाइज के, प्रॉब्लम सेट के सॉल्व करोगे, तो यही चीजें धीरे धीरे आने लगेगी। इनिशियली प्रॉब्लम जाएगी, इनिशियली लगेगा बहुत लंबा भी है और कंफ्यूजिंग भी है, बट एक्चुअली नहीं है। हमें क्या करना है, साल भर की इनकम निकालनी है, उसमें से डिडक्शंस माइनस करने या कॉन्ट्रीब्यूशंस माइनस कर देने, जो इनकम बची उसके ऊपर टेबल के अकॉर्डिंग टैक्स लगा देना है, और जो आएगा उस पर 2% एजुकेशन और 1% सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन अप्लाई करना, ठीक है। अगर आप इतना करके कर लेते हो, 3-4 क्वेश्चंस भी आप कर लेते हो, तो धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लगेगी। इनिशियली टाइम लगेगा, चैप्टर ही वैसा है, कंप्लीटली न्यू है आप लोगों, ठीक है। तो या दैट्स अबाउट द चैप्टर। क्या क्या पढ़े बेटा हमने फाइनेंशियल प्लानिंग में, मेजरली हमने इनकम टैक्स के बारे में ही डिस्कस किए, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत क्या है, नीड क्या है, राइट, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, उसकी नीड क्या है, देन सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किए बेटा टाइप्स ऑफ टैक्सेस, राइट। टाइप्स ऑफ टैक्सेस में थे 2 टाइप, कौन से, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें से मैंने आपको बोली कि 9th स्टैंडर्ड में हमने कौन से टैक्स पढ़े, सिर्फ डायरेक्ट टैक्स, ओके। 9th स्टैंडर्ड में हमने कौन सा टैक्स पढ़े, डायरेक्ट टैक्स, और 10th में हम मेजरली पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। 10th में हम मेजरली जो पोर्शन पढ़ेंगे वो कौन सा रहेगा बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स पे बेस्ड है, ठीक है। देन लास्टली जो पढ़े हमने वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या होता है, कब इंट्रोड्यूस हुआ, क्या क्या एग्जेम्पशंस आते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, कौन से एज क्राइटेरिया में कितना % फिक्स होगा, कितने अमाउंट पे कितना % दिया जाएगा, इस तरीके से हमें फाइनली हमारा टैक्स कैलकुलेट होके, okay, that's how we need to find our income, okay। तो होमवर्क में सॉल्व as much as possible questions,
solve as much as possible क्वेश्चंस. ठीक है, जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चंस करो. ये चैप्टर देखा जाए तो थेरोटिकल ज्यादा है, क्वेश्चंस इसमें काफी कम दिए हुए हैं. ये थ्योरी बेस्ड ज्यादा है इस चैप्टर में, बाकी क्वेश्चंस कम है. और मैंने कुछ चीजें बताई थी, जैसे एफडी के बारे में पेरेंट्स को पूछो, इनकम टैक्स के बारे में पेरेंट्स को पूछो, पैन कार्ड के बारे में पेरेंट्स को पूछो. तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप आपके पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हो. उनके थ्रू आपको बहुत क्लियर और आइडिया मिलेगा, क्योंकि वो आपको एग्जैक्टली उनके पास जो चीजें हैं वो दिखाएंगे. ओके, तो इन सारी चीजों के बारे में एक बार आप अपने पेरेंट्स से भी अच्छे से डिस्कस करना, और काफी कुछ नया आपको उसमें जानने मिलेगा. ओके, so finally we have completed with one more chapter of the syllabus. Okay, so that's all from my side today. अब हम मिलेंगे अगले amazing से chapter के साथ. Till then, bye bye everyone and take care.